आप बोलते हैं ना कि रुको 4-5 दिन तो लगेंगे, तो मेरे को भी ऐसा होता है कि क्यों आज मैं मेडिसिन दूंगी कल ठीक क्यों नहीं हो जाएगा। ये अगर वो ये हेल्प ऑफर करेंगे मदर को, तो मदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बजाय इसके हाँ, कि उसकी एंजाइटी बढ़े। बच्चा सिर्फ रोता नहीं है खड़े होके, वो ऐसे पूरा माहौल बना देगा, नीचे सो गया है, टेंट्रम थ्रो कर रहा है फुल अपना कि बस मम्मा मुझे दे दो। क्योंकि बच्चा जब पॉटी करके बैठेगा तो उसके लिए पॉटी करना मुश्किल हो जाएगा। समटाइम्स पॉटी इतनी हार्ड हो जाती है कि जब बच्चा करता है तो टीयर बन जाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि डायपर उन ट्रबल्स से बिल्कुल 100% फ्री है, और ऐसा भी नहीं है कि कपड़े बिल्कुल 100% फ्री है उस ट्रबल से। होते ही बच्चे का एक वेट होता है, वो अगले कुछ महीनों में क्या वो वेट बढ़ना चाहिए या फिर क्या वो कम भी हो सकता है, और क्या ये डरने वाली बात है। हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने शो में जिसका नाम है गपशप विद ज्योति में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बच्चों के सुपर हीरो हैं, जिनका अपने पेशेंट को ट्रीट करने का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। वो कभी मैजिशियन बन जाते हैं तो कभी कुछ, कभी डांट, कभी प्यार, तो कभी फुल ऑन केयर के साथ वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर विवेक गुप्ता का, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर एंड गिविंग मी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं सब लोगों के साथ बातचीत कर पाऊँ। जो पेशेंट आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनसे ज्यादा मुझे लगता है कि मदर्स पैनिक होती होंगी बहुत ज्यादा, यस, इसमें और कोई शक उनको नहीं काम है। डाउन आपको करना पड़ता बिल्कुल, होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो बच्चों में कम होती है, पेरेंट्स में ज्यादा होती है। अच्छा सर, मॉम्स की बात हो ही रही है तो मैं पहला सवाल आपसे यही पूछ लेती हूँ कि पहले की मॉम्स में और अब की मॉम्स में क्या आपने एक बड़ा डिफरेंस देखा है। पहले की पेरेंटिंग बहुत अलग हुआ करती थी और अब की पेरेंटिंग बहुत अलग है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मतलब वक्त के साथ क्या आपने भी एक बहुत बड़ा चेंज देखा है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं उनको एक फैमिली और एक छोटी सी यूनिट के रूप में हमेशा उसको अपन देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट होती है वहाँ पे चेंजेस। 30 साल पहले जॉइंट फैमिलीज वर अ नॉर्म एंड दैट वाज द मोस्ट पॉपुलर थिंग कि हाँ जॉइंट फैमिली ज़्यादा हुआ करती थी, न्यूक्लियर फैमिलीज कम हुआ करती हाँ। थी। तो हर एक माँ के पास एक सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, एक 30 साल का एक्सपीरियंस जो उनके मदर इन लॉ के फॉर्म में या बुआ के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में मिलता था, उनको एक्सपीरियंस उनके पास हुआ करता था। फर्स्ट थिंग वाज दैट जो एक्सपीरियंस अब आज की तारीख में मिसिंग है, तो उससे जो मदर थे उनकी एंजाइटी बढ़ गई है। जो फीलिंग्स है मदर की वो आज भी कम नहीं हुई है। दे वांट द बेस्ट फॉर देयर बेबीज, दे डू नॉट वांट टू हैव एनी प्रॉब्लम फॉर देयर किड्स। वो जो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को किसी भी तरह की तकलीफ से गुजरना पड़े। शायद इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो एक अंतर आया है वो एक तो सपोर्ट सिस्टम में आ गया है। दूसरा जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी बढ़ने से जो पहले कॉम्प्रोमाइजेस के लिए तैयार थी माएँ कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, अब ये तो चलेगा, अगर बीमारी है तो 8 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, बिकॉज़ ठीक है हम अगर डॉक्टर साहब बोल देंगे कि टेस्ट करवाना है तो टेस्ट होगा भी नहीं आसानी से, होगा तो बहुत महँगा होगा, प्रॉब्लम हमारे घर का बजट गड़बड़ा जाएगा उससे। अगर डॉक्टर साहब ने हमें एडमिशन के लिए बोल दिया तो हमारे घर का बजट गड़बड़ा जाएगा, तो आई विल वेट। हम कॉम्प्रोमाइज़ करके हम वेट कर लेते हैं 5-6 दिन, 7 दिन तक। बट अब क्योंकि हर आदमी के पास डिस्पोजेबल इनकम है, इन्वेस्टिगेशंस की हर जगह पहुँच हो गई है, मेडिसिन्स की हर जगह ईज़िली अवेलेबिलिटी है, तो पेरेंट्स को, मदर्स को ये भी लगता है कई बार कि क्यों 4 दिन लग रहे हैं, क्यों 3 दिन लग रहे हैं? बिकॉज़ इन दिस एरा जब अटेंशन स्पैन कम हो रहा है हर चीज़ के अंदर, तो वहाँ पे माँओं को भी लगता है कि क्यों बीमारी में 4 दिन लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं। तो पेशेंस लेवल थोड़ा कम हुआ है, और पेशेंस कम होने में ये भी है क्योंकि अब उनको कोई पैसिफाई करने वाला नहीं है घर के अंदर। ओके, उनको ये कह नहीं सकता कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, 4-5 दिन लगते हैं, 5-7 दिन लगते हैं, घर में ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। तो दे आर ये तो ऑन आपने, देयर ओन। हाँ ये तो आपने सर बहुत सही बात कही, क्योंकि मेरी डॉटर के भी डॉक्टर जो है वो आप ही है, और मैं जब भी आती हूँ और आप बोलते हैं ना कि रुको 4-5 दिन तो लगेंगे, तो मेरे को भी ऐसा होता है कि क्यों आज मैं मेडिसिन दूंगी कल ठीक क्यों नहीं हो जाएगा। ये तो सच में ऐसा है। तो इसलिए तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस मदर्स की एंजाइटी बढ़ाते हैं क्योंकि अब उनको कोई काम करने वाला नहीं है। और दूसरा एक इशू जो हुआ है वो पहले एक डॉक्टर एक फैमिली का फ्रेंड भी हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ 30 सालों में डॉक्टर्स पेशेंट के रिलेशनशिप में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं कि अब वहाँ पे दोस्ती कम और प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा हो गया है। अगर कोई डॉक्टर पेशेंट को ये बोल देता है, उसको पता है कि 99% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1% की रिस्क है, अगर मैं बोलूँगा तो उनकी एंग्जायटी बढ़ जाएगी। बट अगर वो नहीं बोलते हैं और 1% की प्रॉब्लम आती है, देन इट्स अ बिग फाइट बिटवीन फैमिली ऑफ द जी पेशेंट एंड जी, द ये भी डॉक्टर्स। होता है तो सर। इसलिए अब डॉक्टर्स कोई भी किसी पेरेंट के कंधे पे हाथ रखने या उनको दिलासा देने से डरते हैं, बिकॉज़ बीमारी का कुछ पता नहीं होता है। देयर आर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। अगर हमें पता हो कि इस बीमारी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा तो उस बीमारी में इलाज की ज़रूरत ही कहाँ है? सब लोग ठीक हो जाएँगे अपने आप बिना राइट कुछ सर। किए। तो हमें पता है कि बीमारी बाय नेचर ही अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है, एक एब्नॉर्मल इवेंट है, एक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है। तो अगर उस कंडीशन में डॉक्टर पेशेंट को स्पेसिफाई करता है कि नहीं, नहीं कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और कुछ हो जाता है तो इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम।
तो इसलिए डॉक्टर्स ये बात कहने से डरते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब कुछ जो हो है वो जाएगा। सच बताते हैं। सच बताते हैं। अब सच के बताने के साथ में एक प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि पेरेंट्स की एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है कि वो उनको पैनिक हो 1% जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन भी ये लगता है कि ये हो सकता है, ये हो ये हो सकता है। सकता है। नो वन कैन सी, उस कंडीशन में कोई भी आदमी देख नहीं सकता कि उसको पर्सपेक्टिव में नहीं ले सकता कि 99% ठीक होगा। उनका फोकस हमेशा लगता है कि 1% अगर हो गया तो क्या होगा। हो गया तो क्या होगा। तो इसलिए जो मदर के काम करने का काम है वो सिर्फ उनकी मदर इन लॉ करती थी पहले, वो अब नहीं है। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी अब हाथ काफी हद तक खींच लिए हैं। दे आल्सो आर नॉट वेरी कंफर्टेबल स्पेसिफाइंग पेरेंट्स की हाँ नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ये बोलने में डर लगता है सबको। हाँ। तो इसकी वजह से मदर की जो टास्क है वो और ज्यादा मुश्किल हो गया है और उनकी जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई है उससे। अच्छा सर, जैसे कोई भी न्यू मॉम होती है, उसे जैसे आपने कहा कि अब सच में ऐसा है कि अधिकतर फैमिलीज में उनके साथ उनकी मदर इन लॉ नहीं है, या फिर वो खुद वर्किंग है, उसने अभी ब्रेक लिया है, अब वो और उसके हस्बैंड ही साथ में मिलकर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो वो जो एक टाइम पीरियड होता है ना, जब बेबी आया ही है, उनके लिए वो बहुत स्पेशल है। आपको पता है आजकल मतलब कितना वो होता है कि बेबी प्लान करना ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ी डील है, पहली बात तो है ना पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो करियर में बीच में गैप लेना पड़ेगा, माइंडसेट एकदम डिफरेंट होता है। ऐसे में 0 to 6 मंथ का जो एक टाइम पीरियड होता है, उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं समझ आ रहा होता कि यार ये क्यों हो गया, अब ये क्या हो गया, अब इसको ऐसे क्यों हो गया, अब ये खा क्यों नहीं रहा है, अब ये ब्रेस्ट फीड कर क्यों नहीं रहा है, फॉर्मूला मिल्क क्यों नहीं ले रहा है, क्या मुझे देना चाहिए, मतलब माइंड में ना बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे में उस समय पे क्या करें? और जो एक फॉर्मूला मिल्क को लेकर जो मिथ है, जैसे मुझे भी लगता था कि नहीं मैं तो नहीं दूंगी, भले ही मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं गाय का दूध मंगवा के गर्म करके दे दूंगी, कुछ भी कर लूंगी, बट मैं फॉर्मूला मिल्क तो नहीं दूंगी। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वो वाकई खराब है बच्चों के लिए? सबसे पहले तो आपने जो बात की कि कैरियर के बीच में ये चीजें होती हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो शादी की उम्र बढ़ गई है पहले से, दूसरा फर्टिलिटी कम हो गई है। पहले जो एक माँ के 4-4 5-5 बच्चे हो जाया करते थे, हर 2 साल में बच्चे होते थे। अब अगर कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं वो लोग, तब भी फर्टिलिटी कम हो गई है। एंड अ कपल दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंसीव, और इसीलिए शायद इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट की आपको दिखता होगा हाँ, कि नहीं कितनी है। ज्यादा कॉमन हो गया है। उस कंडीशन में हर बच्चा प्रीशियस हो गया है। पेरेंट्स के पास टाइम भी नहीं है बच्चा पैदा करने का, जी, तो उनके लिए बच्चा एक्स्ट्रा प्रीशियस हो गया। क्योंकि अगर मान लो उस बच्चे को कुछ हो गया तो टू प्लान अ नेक्स्ट प्रेगनेंसी या उस सारी प्रोसेस से गुजरना उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक है। तो उनका जो एंजाइटी का लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उस एंजाइटी के लेवल से प्रॉब्लम्स कम होने की जगह और बढ़ जाती है, केयर बढ़ जाती है, बट केयर के साथ कंसर्न भी बढ़ता है, और कंसर्न पॉजिटिवली नहीं, कई बार नेगेटिवली बढ़ जाता है। एंड दैट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट्स। अब जैसे अपने 0 to 6 मंथ्स की बात की, सबसे पहले अपन फीडिंग की बात कर लेते हैं। हमारा जो पर्पस है उस 6 मंथ्स का, वो ये है कि हम बच्चे को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन दें। एंड देयर इज नो डाउट कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क अवेलेबल, इसमें कोई शक नहीं है पर्सन भी। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली मदर्स मिल्क नहीं है और हम नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से उसको, हमारे सारी कोशिश करने के बावजूद भी माँ को दूध नहीं आ रहा है, इट्स ए प्रैक्टिकल थिंग। होता शायद ये 2% 3% फीमेल्स में ही है, लेकिन होता है। हम ये मना नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं होता और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे हम बच्चों को पालेंगे तो शायद हम 3% बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ऐसे कंडीशन में। तो ऐसे में बच्चों को कुछ तो चाहिए, दे कैन नॉट लिव ऑन एयर एंड वाटर, तो उनको कुछ चाहिए। अब जब कुछ चाहिए तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शंस हैं या तो गाय का दूध या कोई बोवाइन मिल्क, गाय का, भैंस का, बकरी का, जो भी अलग अलग कस्टम्स में चलते हैं, या फिर हम उस दूध को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। तो जो फॉर्मूला मिल्क है वो गाय का, भैंस का या बछड़े का या जो भी आप मानते हैं, तो वो प्राइमरीली काउज मिल्क को, जिसको हमने बच्चे की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है। जैसे जो गाय का दूध है तो उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और वो बच्चों की हड्डियों पे एडवर्स इफेक्ट डालती है, तो हम उस दूध में से फास्फोरस निकाल लेते हैं, कैल्शियम ऐड करते हैं उसके अंदर। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो माँ के दूध में होते हैं और गाय के दूध में नहीं होते हैं, तो हम उन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं सिंथेटिकली या कहीं से डिराइव करके, किसी और सोर्स से डिराइव करके उनको ऐड करते हैं। तो हमारा पूरा जो इस इंडस्ट्री का जो एम है वो ये है कि हम किसी तरह से गाय के दूध को माँ के दूध के इक्विवेलेंट कर सकें। नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं ठीक कर पाते हैं। लेकिन अगर माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो बजाय इसके कि हम बच्चे को गाय का दूध दें या भैंस का दूध दें या बकरी का दूध दें, उससे ज्यादा बढ़िया है कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो फॉर्मूला दे दें। दैट्स फार बेटर ऑप्शन। लेकिन उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या वास्तव में माँ का दूध कम है। कई बार माँ को लगता है कि नहीं दूध कम पड़ रहा है, बिकॉज वो एंक्शियस होती है। एवरी मदर चाइल्ड वांट्स कि उनका बच्चा सबसे ज्यादा चबी हो, हेल्दी हो, क्योंकि इंडिया के अंदर हेल्थ का कंसेप्ट
सच चर्बी में से हो रखा हाँ है कि जितना मोटा बच्चा उतना हेल्दी बोलते हैं। हम ये बोलते ही नहीं कि आपका बच्चा मोटा है, नहीं, आप किसी के बच्चे को मिलोगे, आपको दिख रहा है कि हाँ ये बच्चा बहुत ज्यादा ओबेस है, इसका वेट ज्यादा है जितना होना चाहिए, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आपका बच्चा मोटा है, आप ये बोलोगे आपका बच्चा हेल्दी है, हाँ, बहुत अच्छा पिला रहे हो, खिला बहुत रहे अच्छा हो। खिला रहे हो। हाँ। तो वो जो हेल्थ वाला कंसेप्ट है वो गलत है। हम्म। तो मदर्स को हमेशा ये एंजाइटी रहती है कि हम अपने बच्चों को कम दूध तो नहीं दे रहे हैं, एंड दैट एंजाइटी फर्दर क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर आपका बच्चा प्लेफुल है, एक्टिव है, अगर आपका बच्चा दिन में 10 से 12 बार डायपर अपने सुसु कर रहा है खुल करके अच्छे से, अगर आपके बच्चे का वेट बढ़ रहा है नॉर्मली जो उसकी एज के लिए बढ़ना चाहिए उतना बढ़ रहा है, अगर आपका बच्चा प्लेफुल है, एक्टिव है, दूध पी करके घंटे 2 घंटे सो जाता है, तो देयर इज नो नीड टू वरी। अगर उसके बाद बच्चा रोता भी है, उसको आप लोग लगता है कि भूख भी लग रही है, तो शायद उसको दूध की जरूरत नहीं है, कुछ और फैक्टर है जो उसको रोने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर बच्चा जो रो रहा है उसको फीड की जरूरत है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका दूध कम है, आपके डॉक्टर को लगता है कि आपका दूध कम है, आपके बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो रही है, आपका बच्चा डायपर जितने गीले करने चाहिए उतना नहीं कर रहा है, आपका बच्चा दूध पीने के बाद सोता नहीं है, इन 3 में से कम 2 फैक्टर्स अगर हैं तो डेफिनेटली फीड कैन बी अ कंसर्न, एंड देन आपका जो डॉक्टर है आप उनसे मिलिए, वो अपनी प्रॉब्लम बताइए, एंड आई थिंक काम एंड कूल वे में आप दोनों मिलकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा सर, एक वेट की आपने बात की, जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मेरी डॉटर हुई थी तो वो आई थिंक 4.25 किलो समथिंग की थी। तो हर किसी को लग रहा था कि बहुत हेल्दी है। ऑल्दो कुछ प्रॉब्लम्स थी और कुछ टाइम तक उसे बहुत मुझे लगा कि मॉनिटरिंग में रखा भी गया, डॉक्टर्स ने जो भी बोला उस समय। लेकिन जो होते ही बच्चे का एक वेट होता है, वो अगले कुछ महीनों में क्या वो वेट बढ़ना चाहिए या फिर क्या वो कम भी हो सकता है, और क्या ये डरने वाली बात है? जैसे मेरी डॉटर के साथ ऐसा हुआ था कि मुझे लगा था कि अच्छा 3.25 किलो के तो अब तो नेक्स्ट मंथ में और अच्छा होगा, उससे नेक्स्ट मंथ में और अच्छा होगा। लेकिन इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वेट गेन का क्या कॉन्सेप्ट है? नेचर, हम जहाँ पहुंचे हैं ये एक बिलियन ईयर्स की मिलियंस ऑफ ईयर्स की जर्नी है। नेचर ने रिफाइन किया है और अब आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हमारे बच्चे इतने अच्छे मैच्योर होते हैं। तो नेचर ने ये देखा है कि मदर्स के दूध नहीं आता फर्स्ट सेकंड डे के अंदर, तो नेचर हमेशा प्रेगनेंसी के अंदर बच्चों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा पानी देकर के भेजती है। ओके। शुरू के 3-4 दिन की खुराक का टिफिन वो अपने साथ लेकर के आते हैं बॉडी के अच्छा, अंदर। सीरियसली? सीरियसली। ओके। ठीक है, तो अगर मान लो आपके बच्चा शुरू के अंदर वो जो 3-4 दिन का टिफिन है उसका, वो जब खाली होगा तो डेफिनेटली उस बच्चे का वजन कम होगा। तो ओके। 5 to 10% तक का वेट लॉस इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल बिकॉज दैट वाज एक्स्ट्रा वाटर, और वो एक्स्ट्रा कैलोरीज थी जो शायद बच्चे को ने शुरू में बर्न कर ली है। इसलिए अगर 5 से 10% तक वेट लॉस होता है उसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं, दिस इज अ नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। नॉर्मली 3rd-4th डे तक नेचर ने दिखा है कि 3rd-4th डे तक दूध आना शुरू हो जाता है। तो ये जो पार्सल है 3 दिन का पार्सल होता है, और ये मानते हैं कि 3 दिन के बाद में नॉर्मली फुल टर्म बच्चों में जो लोएस्ट वेट होता है वो आ जाता है, दैट इज 10% का लॉस मैक्सिमम होता है। उसके बाद में वापस बढ़ना शुरू होता है क्योंकि तो ये अब माँ नॉर्मल का है दूध मतलब? मिलना ओके। शुरू हो जाता है। अच्छा सर, इसमें भी क्या होता है कि जब घर जाते हैं हॉस्पिटल से आफ्टर डिलीवरी, तो जैसे फैमिली में कोई भी मिलने आ रहा है तो बोलते हैं अच्छा हॉस्पिटल में जब हम आए थे तो कितना गोलू मोलू सा लग रहा था या लग रही थी, अभी देखो क्या हुआ, आपने ध्यान नहीं रखा। तो एक तो ये चीज डरावनी हो जाती है माओ के लिए कि अरे मैंने तो इतना अच्छे से केयर कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। और एक चीज सर, ये हमें समझ नहीं आता कि वो रो क्यों रही है या वो रो क्यों रहा है, मतलब। और उस टाइम पे मम्मियों का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो बोलते हैं हर चीज में एक पेट दुख रहा होगा, कुछ हुआ ना हुआ इसका पेट दर्द हो रहा है। तो मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आता था कि ये क्या हो गया है, क्यों रो रही है वो रात को। आपकी 2 चीजें हैं। पहला जो सवाल था कि घर जाते हैं और सब लोग जो मिलने वाले आते हैं वो कहते हैं कि अरे हम्म। ये तो पहले बहुत गोलू-मोलू थी, अब यस। कमजोर हो गई है, ध्यान नहीं रख रहे हो क्या? ये मतलब मुझे लगता है कि दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग जो कोई विजिटर एक माँ के साथ कर सकता है। बहुत करते हैं। उनमें से अधिकतर विजिटर्स कभी ना कभी पेरेंटहुड की जर्नी से गुजर चुके होते हैं, क्योंकि आमतौर पे आपसे छोटे जो एज में होते हैं वो लोग ऐसा आमतौर पर नहीं बोलते हैं, हाँ, आपसे नहीं जो उम्र में बोलेंगे, बड़े होते हाँ। हैं वही लोग बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये उससे बड़ा कुछ नहीं कर सकते उस माँ के लिए जो अभी एक इतने मुश्किल समय से गुजर रही है, अकेले सारे फ्रंट्स पे लड़ रही है। उसको आप आकर के कहो कि ये मानने का किसी को अधिकार नहीं है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट नहीं करेगी। तो अगर आप कोई आकर के कहता है कि नहीं आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो उनको 2 बार सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, और उनको ये बोलने से बचना चाहिए। अगर उनको लगता है कि कोई कंसर्न है तो बेहतर होगा उसको पॉजिटिव वे में लेकर के ये कहें कि चलो तुम्हारे बच्चे को मुझे लगता है कि एक बार अपन इनको दिखा लाते हैं। अगर वो ये हेल्प ऑफर करेंगे मदर को, तो मदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बजाय इसके कि उसकी एंग्जाइटी बढ़े। और अगर उनको नहीं लगता कि वो कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको शांत रहना चाहिए बजाय इसके कि वो ये एडवाइस दें कि नहीं आपका बच्चा कमजोर हो रहा है, आप कुछ ध्यान नहीं रखती हैं। प्लीज ऐसे एलिगेशंस तो किसी को भी नहीं लगाने चाहिए। जो भी लोग देख रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। शुरू में वजन कम होता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन लंबाई बढ़ती है। लंबाई किसी भी दिन बढ़ना नहीं रुकती है। तो अब बच्चे का 3 से 4 दिन में वजन कम हुआ, पानी जो था वो बॉडी से निकला बाहर, फीडिंग अभी शुरू हुई नहीं है, ढंग से एस्टेब्लिश हुई नहीं है, लंबाई थोड़ी सी और बढ़ गई है, और
तो आपको ये सब चीजें लगना वाजिब लाजमी हो है सकता है। कि हाँ बच्चा थोड़ा कमजोर लगेगा। और सब माओ को ये बात समझनी चाहिए कि इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपके बच्चे का वेट 10% से ज्यादा लूज कर रहा है तो आप डेफिनेटली आइए। इट इज एन ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। किसी को मोटा लगना, दुबला लगना, जो मुझे आप मोटा लगेगा हो सकता है आपको दुबला लगे, लेकिन 10% का वेट लॉस एक ऐसा है जो स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग है। अगर 3 किलो था तो 2 किलो 700 ग्राम से अगर कम वजन हो गया है तो वी शुड बी सीइंग अ डॉक्टर फर्स्ट कि हाँ कोई जरूरत हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। लेकिन ओके। अगर वहां तक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात इसकी, तो आपकी लाइफ के अंदर, हर माँ की जर्नी के अंदर ऐसे लोग रोज आएंगे जो आपको ये यस। कहेंगे कि आपका बच्चा बहुत कमजोर है। तो आप ऐसे बच्चों को इग्नोर करना सीख लीजिए। आप खुद पढ़ी लिखी हैं, सक्षम हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, गूगल का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो जी। डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कमजोर है, उनको लगता है दोनों को, तो एक डॉक्टर और एक माँ मिलकर के जॉइंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को खुद के ऊपर ला दें, अपनी जिंदगी को खराब करें, या डॉक्टर्स के ऊपर ला दें और फिर आप ये उम्मीद करें कि डॉक्टर्स उस आपका जो सोशल प्रेशर है उसकी वजह से बच्चे की जिंदगी खराब करें, दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड, और आपके लिए भी वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ज्यादा बढ़िया है कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलिए, उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम हमें लगती है। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है तो रेस्ट अश्योर्ड, भरोसा रखिए उनके ऊपर। अगर लगता है कि नहीं प्रॉब्लम है तो दोनों मिलकर आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। अच्छा सर, आपको पता होगा कि बेबी होने के बाद एक माँ को बहुत केयर की नीड होती है, और उसी दौरान जो एक परंपरा चली आ रही है कि बच्चों की भी मालिश करनी बहुत ज़रूरी है, और आजकल जो है उसका कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो गया है। अब जो मालिश करने के लिए आती है, मतलब वो जिस जिस तरीके से मालिश करती है, मैं सच बताऊँ मुझे तो देख के भी ऐसे ट्रॉमेटाइज फील होने लग जाएगा कि क्या हो रहा है ये। वो पूरा टॉवल का इस्तेमाल कर रही है, बेडशीट का यूज़ कर रही है, उसको उसमें लपेट रही है, कभी रोल कर रही है, कभी मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें जो शायद एज ए मदर मैं तो नहीं देख पाई थी, और मैंने एक ही दिन में वापस भेज दिया था कि मैं खुद कर लूंगी मालिश। तो आप बताओ वो कितना सही है, और क्या मालिश करवानी ही चाहिए, उससे बहुत कुछ अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, या फिर अगर बहुत जेंटल हैंड के साथ अगर मैं कर रही हूँ तो उससे भी काम चल जाएगा क्या? कोई भी ऐसा ओकेजन, कोई भी ऐसा मोमेंट जहाँ पे एक मदर या कोई और बच्चे के साथ स्किन टच करता है, बच्चे की केयर करता है, इट वुड ऑलवेज बी ए पॉजिटिव वेलकम। किसी भी तरह की, अगर मान लो कोई पॉजिटिव टच है, नॉट नेगेटिव टच, आई वुड से पॉजिटिव टच, कोई प्यार से बच्चे को छूता है, कोई प्यार से बच्चे को अगर मान लो गोदी में लेता है, कोई प्यार से बच्चे की मालिश करता है, तो दिस इज ऑलवेज अ प्लेजर। बिकॉज नोइंगली अननोइंगली बीबी को वो वाइब्स मिलती हैं जो उसको दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए मोटिवेट करती हैं, नंबर ओके। वन। नंबर दो, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट सेंसेस। तो जब बच्चे को हम टच नहीं करेंगे तो बच्चा टच को फील करना नहीं सीखेगा, तो ओके। दैट सेंस विल नॉट इवॉल्व। तो वो जो सेंस इवॉल्व होते हैं वो हमारे होते हैं अपनी इंटरेक्शन से एनवायरनमेंट में। और ओके। जो मालिश है वो उसका एक एग्जाम्पल है, इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल है। आप जब बच्चे के साथ मालिश कर रहे हो तो कुछ आप बात कर रहे हो बच्चे से, कुछ गुनगुना रहे हो, कुछ चल रहा होता है, तो देयर इज विजुअल स्टिमुलेशन, ऑडिटरी स्टिमुलेशन होता है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन होता है, तो दिस इज वेलकम। बट एट द ऑन द अदर एंड इट इज नॉट कंपलसरी फॉर लाइफ। ऐसा भी नहीं कि जरूरी है, इसके बिना जिंदगी चलती नहीं है। क्योंकि बाहर अब्रॉड वहाँ मालिश का कंसेप्ट नहीं है तो भी बच्चे बड़े होते हैं, हमसे कम हेल्दी या कम मस्कुलर नहीं होते, तो भी उतने होते हैं। उसके अलावा हम बात करें कि इतने ज्यादा स्ट्रांगली नहीं करने का, तो आई विल से कि इसमें स्ट्रांग करने के अंदर ट्रॉमा की रिस्क बढ़ जाती है। हर बच्चे की बॉडी स्ट्रांग हो इतनी ज्यादा कि आप उनको झेल पाओ, इतना कुछ कर पाओ, ये जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप जेंटल मसाज कीजिए, दैट इज गोइंग टू बी मच मोर बेनिफिशियल। एंड अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो खुद कीजिए, क्योंकि आपकी और बच्चे की इंटरेक्शन बढ़िया बढ़िया हो, उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसमें कॉम्पिटेंट नहीं है तो यू कैन टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 6 मंथ के इस पीरियड में ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हर न्यू मॉम करती है? और एक चीज और सर, जो भी मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है, मोस्टली उनको सुनने को मिलता है जब भी बच्चा बीमार होता है कि तूने ऐसा कुछ जरूर खाया होगा जिससे इसका पेट दर्द हो रहा है, ये रो रहा है, ये बीमार हो गया है, कुछ तो तूने ऐसा खाया होगा। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या हमारे खाने से, और अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है डायरेक्ट? देयर इज नो, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जो मदर खाती है उससे बच्चे के खाने पे फर्क पड़ता है। लेकिन हम ऐसा जानते हैं, जो लोग जिन्होंने घरों में ये अपने जो गायों का दूध होता है वो पिया है, तो जब भी गाय कुछ ऐसा खा लेती है जिसके अंदर स्मेल आती है बहुत ज्यादा, तो दूध में वो स्मेल आती है। हाँ। तो ये ऐसा मानने का कोई रीजन नहीं है कि अगर मदर कुछ ऐसा फूड खाती है जो बहुत ज्यादा पंजेंट हो, जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल हो, या जिसमें बहुत ज्यादा मिर्ची हो, तो वो
मदर के उसके जो फ्लेवर्स हैं वो दूध में नहीं आएंगे, ऐसा मानने का कारण नहीं है। तो इसलिए आपको बहुत एक्सट्रीमली पंजेंट फूड जैसे लहसुन हुआ, गार्लिक हुआ या जो बहुत ज़्यादा तेज मिर्ची हुई, इन फूड्स को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा भी नहीं कि अपने खाने को इतना ब्लेंड कर दें कि आपको खाने में इंटरेस्ट आना ही बंद हो जाए, क्योंकि आपको 2 के लिए खाना है। एक मदर को जब 6 मंथ्स का बेबी होता है, उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलमोस्ट एडल्ट से हाफ या 1/3 के बराबर होती है, क्योंकि वो ग्रोइंग चाइल्ड है। तो मदर को जब खाना खाना होता है तो 2 के लिए खाना खाना होता है उसको अपने लिए भी खाना है और बच्चे के लिए भी खाना है। और अगर उसमें कंडीशन में खाने में बिल्कुल हम उसको जो टेस्ट उसने 25-30 साल से उसका बना हुआ है उसको हम बिल्कुल ही चेंज करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो खाना को रिपल्स करना शुरू कर देगी, खाना खाना बंद कर देगी। तो ऐसी भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक बैलेंस सा बना के रखना चाहिए कि हम खाने को बहुत ज्यादा पंजेंट या बहुत ज्यादा स्पाइसी भी नहीं करें, एट द सेम टाइम हम ऐसा भी नहीं कि खाने के अंदर सारा फ्लेवर निकालें। तो हम इस तरह कुछ चीजें कर सकते हैं। जहां तक बात है एंग्जाइटी की, मिस्टेक्स की, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो माँ की होती है वो ये होती है कि वो एंग्शियस होती है हमेशा। ओके। आप यूँ समझिए कि हम अभी जानते हैं कि हमारी जो मेंटल इलनेस होती है वो एक केमिकल इम्बैलेंस का नतीजा होता है। इसीलिए हम जब दवाएं लेते हैं किसी डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए, तो दे हेल्प अस बिकॉज हमारे माइंड में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कम ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से हमें हमारे मूड्स बदलते हैं। तो आप ये समझिए कि जो हॉर्मोन्स आपके मूड को एंग्शियस कर रहे हैं, आपको चिंता में डाल रहे हैं, वो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी है, वो ब्लड में भी जा रहे होंगे, वो दूध में भी जा रहे होंगे। तो वो हॉर्मोन्स बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगे? तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिए खुश रहें, छोटी मोटी बातों को इग्नोर कीजिए। जिन बातों से आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनकी चिंता करना छोड़िए। अपने बच्चे के साथ खुश रहिए, क्योंकि आप जितनी खुश रहेंगे उतना आप अपने बच्चे को खुश रख पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो रहती है आपको हर चीज के बारे में चिंता होना, घबराहट होना, एंग्जाइटी लेकिन रहना। पता है डॉक्टर साहब, आपको मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो उस टाइम पीरियड में ना आपको हर एक चीज ना बहुत बड़ी लग रही होती है। आपको अननेसेसरी किसी चीज पे आप हर्ट हो गए और आंखों में आंसू तो ऐसे आता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। मतलब और ये भी लगता है कि मेरे अलावा कोई और मेरी बेबी की केयर नहीं कर सकता है। मतलब वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो इतना कॉमन, मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि नहीं। और मुझे उस टाइम में लग नहीं रहा था कि वो डिप्रेशन है, मुझे लग रहा है ये सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है इस टाइम पे, मुझे कोई टाइम नहीं दे रहा है, मेरा मी टाइम तो गायब हो गया है। और मुझे उसकी टेंशन भी रहती है कि मतलब कोई और उसे उठा भी रहा है, मेरे सामने घर पे कोई गेस्ट आ गया तो मेरा ध्यान वही रहता है कि अच्छा कैसे उठा रहा है, अच्छा उसने गर्दन टेढ़ी कर दी है। मतलब एक अलग ही दुनिया में इंसान होता है और ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया तो मैं कहीं भूल के आ गई, मुझे नहीं पता अभी बाहर क्या हो रहा है। तो क्या वो डिप्रेशन बहुत कॉमन है और उसमें हमारा कितना रोल है? क्या हम खुद ही खुद को बहुत ज्यादा एंजाइटी में डाल रहे हैं? एक तो लोगों पे ट्रस्ट करना, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि एक माँ के बच्चे होना जिस दिन से सृष्टि की शुरुआत हुई तब से चल रही है, इसी के ऊपर सृष्टि टिकी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो सृष्टि खत्म हो चुकी थी, राइट? ठीक है। तो इसलिए बच्चे होना ये एक नेचुरल फिनोमेना है और बच्चों का बड़ा होना भी एक नेचुरल फिनोमेना है। जी सर। आप उसको रोक नहीं सकते, हाँ। चाह करके भी नहीं रोक सकते, और ना ही उसको दुनिया कुछ बदल सकती है, उसके अंदर जी। कुछ भी निकलने वाली है। तो दिस इज द नेचुरल फिनोमेना। आपके पास आज के तारीख में इतने सपोर्ट सिस्टम है, इतनी सुविधाएं हैं, इतनी समृद्ध, आज आपके पास बंद मकान है, मकानों में कूलर, एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, लाइट्स आपके पास अवेलेबल। जब ये कुछ नहीं था, जंगल में आदमी रहता था, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, तब भी बच्चे पैदा होते थे, तब भी बच्चे बड़े होते थे। जब बारिश के अंदर भीगने के लिए आपके पास छुपने की जगह नहीं होती थी, जब कड़कती ठंड पड़ रही होती थी लेकिन आपके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते थे, जब तेज धूप हो रही होती थी लेकिन आपके पास कहीं छाया नहीं होती थी, तब भी बच्चे होते थे, तब भी बच्चे बड़े होते थे। इसलिए अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है। दे रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बच्चे को कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ता। बच्चे बहुत स्टडी होते हैं एंड आपको इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो आपके रिक्वायरमेंट है मी टाइम की, उसको आप 2 तरीके हैं, या तो आप मी टाइम बच्चे से दूर चाहते हैं तो आपको उसके लिए सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा अपने पास। आपको लोगों में भरोसा करना पड़ेगा कि आप बच्चों को उनके पास छोड़ करके अपने लिए कुछ टाइम निकाल सके। और अगर आपको सपोर्ट, आपका मी टाइम बच्चे के साथ ही चाहिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। आप जिसकी बात कर रहे हो, ये लक्षण करीब करीब 30 से 40% माओं को मिलते हैं। ये शायद मैं कहूंगा डिप्रेशन नहीं है, जिसको आप डिप्रेशन समझ रहे हैं, वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। दिस इज अ फेज व्हिच इज, आई वुड, हम उनको मेडिकल टर्म में पोस्टपार्टम ब्लूज बोलते हैं। ये तो सब माओं को होते हैं करीब करीब। डिप्रेशन इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है, जब डिप्रेशन में ऐसा भी चीजें देखने को आई है, जब माएं इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, इतनी ज्यादा पजल हो जाती हैं कि बच्चों को छोड़ देती हैं, या कई बार बच्चों की सेफ्टी खतरे में होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा ख्याल आता है कि यार मैंने क्या गलती कर दी, या आपको लगता है कि नहीं इससे तो बढ़िया है कि मैं इससे निकल जाऊं बाहर,
तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ख्याल आते हैं, तो आपको शायद हेल्प की ज़रूरत है। उस कंडीशन में आपको प्रोफेशनल से हेल्प लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप अपने थॉट्स को शेयर करें, कोई शर्म करने की बात नहीं है इसके अंदर। आपका पीडियाट्रिशियन आपको समझता है कि आपके लिए कितना मुश्किल समय है, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपके गायनेकोलॉजिस्ट को पता होता है कि आप बहुत मुश्किल समय से गुजर रही हैं। अगर घर वालों को पता होता है कि आप उनसे बात नहीं कर पाएँगे इस बारे में, वो क्या सोचेंगे कि हाँ, आप कैसी माँ हो, अपने बच्चे के लिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा बच्चा मेरी लाइफ़ खराब कर दी इसने, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया समय काटना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन बातों पर घर पे बात नहीं कर सकते, आप प्रोफेशनल से बात कीजिए। आपको लगता है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा सकते, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कीजिए। आपको लगता है कि वहाँ पे भी जाना मुश्किल है, पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं, बट आप बात कीजिए, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो वो आपको सही राय दे पाएँगे। हो सकता है कि आपके बिहाफ़ पे वो आपकी फैमिली से, आपके हस्बैंड से बात कर पाएँ और आपको प्रॉपर केयर देखने में हेल्प मिल पाए आपको। चलो आज मुझे क्लियर हो गया कि मुझे डिप्रेशन नहीं था, वरना मैं इन सब चीज़ों को समझ रही थी कि मैं ये किस फेज़ से गुज़र रही हूँ। नहीं। चलिए, अच्छा सर 6 मंथ के पीरियड की तो हमने बात कर ली, लेकिन आफ्टर 6 मंथ अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, एक नया चैलेंज हो जाता है कि सॉलिड फूड अब देना पड़ेगा। क्या पहली बात तो ये सही एज है बच्चे के लिए? और बेस्ट वे क्या है? क्योंकि हर बच्चा एकदम से वेलकमिंग तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स उसके लिए भी एक नई चीज़ है। तो कैसे करें? माएँ इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर ले और बच्चा भी अच्छे से उसको अडैप्ट कर ले, वो कैसे होगा? वीनिंग जो है वो एक प्रोसेस है, जिसके हम ये सोचें कि पूरी कायनात के अंदर एक इंसान के अलावा कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अपनी माँ के अलावा कोई और दूध पीता है, हुँ, ठीक है? लेकिन ह्यूमन्स के साथ इतने टास्क हैं कि हमारा दूध, जो माँ का दूध होता है, वो 6 महीने के बाद में बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं होता। हुँ, तो कुछ और खाना चाहिए बच्चे को। हुँ, अब 6 महीने की एज इसलिए पाई गई है क्योंकि 6 महीने के बाद में जो खुराक है मेजॉरिटी ऑफ मदर्स की, वो सफिशिएंट नहीं होती। लेकिन अगर आपका बच्चा फ़ॉर्मूला फेड है, आपके बच्चे को माँ का दूध सफिशिएंट नहीं पड़ता है, तो आप वीनिंग की एज को थोड़ा पहले भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। 4-5 मंथ्स के बाद में शुरू कर सकते हैं अगर आपका बच्चा है। नंबर 2, वीनिंग हर आदमी के लिए पर्सनलाइज़ है। जैसे हर आदमी की डाइट पर्सनलाइज़ होती है कि आपको खाने में हो सकता है कि आपके लिए राइस ज़्यादा सूट करता हो सकता है कि हुँ, मुझे व्हीट ज़्यादा सूट करता हो, किसी को दाल उड़द की पसंद हो, किसी को दाल चने की पसंद हो, या किसी की बॉडी के अंदर हुँ, प्रोटीन्स की कमी है तो दालों की ज़रूरत ज़्यादा है, किसी की बॉडी के अंदर अगर मान लो फैट नहीं है तो उसको फैट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इस तरह से, और किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी डाइट अलग होगी, किसी की डायरिया है तो उसकी डाइट अलग होगी। उसी तरह से वीनिंग भी पर्सनलाइज़ होती है, हर बच्चे की वीनिंग की रिक्वायरमेंट अलग अलग हुँ, होती है। हालाँकि कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं, लेकिन बेसिकली वीनिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो हर बच्चे की पर्सनलाइज़ होती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, रादर देन गोइंग थ्रू गूगल ट्रेंड्स एंड चार्ट्स, ज़्यादा हुँ, बढ़िया है कि आप एक बार हुँ, डॉक्टर से बात करें कि मेरे बच्चे के साथ ये, मेरा बच्चा इस मामले में यूनिक है कि हाँ, इसको 3 दिन में 1 बार पॉटी करने जाता है, तो क्या हम इसको वीनिंग में इसकी डाइट को पर्सनलाइज़ कर सकते हैं ताकि इसकी पूप थोड़ी रेगुलर हो जाए? मेरा बच्चा दिन में 10 बार पॉटी जाता है, तो क्या हम इसकी वीनिंग में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे कि मेरे मेरे लिए लाइफ़ थोड़ी ईज़ी हो जाए? हो सकता है हुँ, 10 बार पॉटी करना नॉर्मल हो, लेकिन क्या 10 बार डायपर चेंज करना, 10 बार बच्चे को नैपी चेंज करना, दिस इज़ फाइनेंशियली आल्सो ड्रेनिंग, एट द सेम टाइम हुँ, टाइम भी बहुत लगता है, एट द सेम टाइम आपके लिए एंग्ज़ायटी भी बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, तो क्या हम अपनी वीनिंग में इस तरह से फूड्स को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं कि हम बच्चे की भूख को कम कर लें? या मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा कॉलिकी है, क्रैंकी है, रोता बहुत ज़्यादा है, या मेरे हुँ, बच्चे का वेट जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है, मेरा बच्चा ओबीज़ हो रहा है। हुँ। तो हर चीज़ के लिए हम वीनिंग को मॉडिफ़ाई, पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक से कांसेप्ट हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, वो ये कि खाना कभी भी बच्चों को पीस कर नहीं खिलाएँगे, मिक्सी में पीस के छान के नहीं देंगे। ओके। बच्चों को खाने में टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस करने हैं हमें। हुँ, जो पर्पज़ है वीनिंग का वो तो सिर्फ़ क्या हम न्यूट्रिशन मेस नहीं कर है। सकते हैं खुद से? आप कोई चीज़ बॉयल करी है हाथ से हमने, मसल दीजिए, ठीक है। बस। और हाथ से स्टार्टिंग में क्या इंट्रोड्यूस करें, क्या दें? बेसिक सा कांसेप्ट ये है कि हम जो सिंपल शुगर्स होते हैं उनको पहले शुरू करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को, हुँ, एंड देन वी मूव अप द लैडर। फिर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स शुरू करते हैं, उसके बाद में हम पल्सेस और वेजिटेबल्स ऐड करते हैं, फ्रूट्स को हम थोड़ा डिले करते हैं। वी डू नॉट वांट टू गिव शुगर्स, चाहे वो शुगर गुड़ के हुँ, किसी भी फॉर्म में हो, आर्टिफिशियल शुगर्स या सॉल्ट टू अ 1 ईयर, टिल 1 ईयर ऑफ एज, हुँ, क्योंकि ये पाया गया है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें सिंपल शुगर्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ऑलरेडी। हुँ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर, जैसे कि राइस है, वो भी कार्बोहाइड्रेट, वो भी शुगर है टेक्निकल वर्ड के अंदर, ओके। ठीक है? जो भी हम खाते हैं सब में सॉल्ट एक ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, और जो हम बच्चे को खिलाते हैं वैसी ही उसकी फूड की हैबिट्स बनती हैं। अगर हुँ, बच्चे को सॉल्ट और शुगर हम देना शुरू कर देंगे तो बच्चे के जो फ्लेवर्स हैं वो, उनको कम सॉल्ट कम शुगर में फ्लेवर्स आना बंद हो जाएँगे। उनको खाने के जो नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं वो नहीं आएँगे। उनको सिर्फ़ मसालों के फ्लेवर्स आएँगे। मसाले के अंदर चाहे आप उनको दाल दे दो, चाहे हुँ, उनको आप पनीर दे दो, उनको सब कुछ सेम लगेगा क्योंकि उनको सिर्फ़ मसाले स्टिमुलेट करेंगे। जो बेसिक फूड है उसके लिए लाइकिंग उनकी खत्म हो जाएगी। तो उनको हमेशा फ़ास्ट फूड और इस तरह की चीज़ों पे ग्रेजुएट करेंगे वो लोग।
तुम चाहते हैं कि शुरू के 6 महीने में बच्चों को नमक की क्वांटिटी नेग्लिजिबल या जीरो रखें, हम्म, सॉल्ट, शुगर या गुड़ इनकी क्वांटिटी हम मिनिमम करें। तो इन सबको देखते हुए आप कार्बोहाइड्रेट से शुरू कीजिए, उसके बाद में आप उसमें दालें ऐड कर दीजिए, फिर सब्जियां शुरू कीजिए और फ्रूट्स को थोड़ा लास्ट के लिए रखिए। दैट विल बी बेटर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर अ चाइल्ड हु डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर आपके बच्चे को लगता है कि आप कुछ वीनिंग में चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, मेरा बच्चा पोप कम करता है, ज्यादा करता है, मेरे बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं है, मेरे बच्चा ओवर ग्रो कर रहा है, वेट ज्यादा हो रहा है, मेरा बच्चा रोता ज्यादा है, मेरा बच्चा सोता ज्यादा है, तो यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर टू पर्सनलाइज द चार्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, लेकिन डॉक्टर जैसे आपने अभी कहा कि 1 साल तक पूरी कोशिश करनी चाहिए कि नमक ना के बराबर दो और शुगर भी, लेकिन जैसे मैंने यही किया और मैंने अपनी मदर इन लॉ को हमेशा रोका और वो नहीं भी दिया हमने। अब ये हो गया है कि अब जब मैं चाह रही हूँ कि चलो थोड़ी बहुत चॉकलेट तो खा ही लेनी चाहिए, अब उसको मजा ही नहीं आ रहा है। बढ़िया है। अब वो लेके घूमती रहती है जस्ट बिकॉज उसका रैपर अच्छा है, सब बच्चे लेके घूम रहे हैं, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, तो मजा आ रहा है, लेकिन अब वो चॉकलेट को एंजॉय नहीं कर रही है। एक बाइट लेगी, अब उसको लग रहा है मम्मा फ्रिज में रख दो, मतलब उसको मीठा पसंद ही नहीं You are है। lucky. Chocolate is not healthy. I We know, are but trying. We are trying to save your kid. We are trying. The purpose of doing this, इस सबको करने का मकसद ये था कि हम आपके बच्चे को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ रखें, अनहेल्दी चीजों से दूर रखें। और आप किस्मत वाले हो कि आपका बच्चा अनहेल्दी चीजों से लेकिन दूर सर है। इससे एक प्रॉब्लम हो गई है, जैसे मैं अब कहीं बाहर जा रही हूँ और कई बार तो मैं देखो टिफिन कैरी कर लेती हूँ कि चलो मैंने घर से ही कीवी जो खा रही है, मेरी डॉटर का नाम है, और उसको जो चाहिए मैंने चलो अपने साथ कैरी कर लिया, लेकिन इन केस जब अब वो चिप्स भी एंजॉय नहीं कर रही है, उसको कुछ मतलब बाहर की चीजें, उसको अभी तक भी, जैसे वो 2 साल की होगी, अभी तक वो बच्चा है ही नहीं जिसे शॉप पे कुछ भी दिखाओ और वो रोएगी कि मुझे दिलवाओ। एक लॉलीपॉप उसको बहुत पसंद है, उसको भी थोड़ी देर तक लिक करती है, उसके बाद उसका सेम है मम्मा फ्रिज में रख दो। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे मेरा भाई मुझे मजाक में बोलता है जब हम सबके बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, वो बोलता है कि जहां तू कहीं घूमने गई और इन केस तुझे वहां कुछ नहीं मिला खाने का जो तू इसे घर पे खिलाती है, तो उस केस में कैसे सरवाइव करेगा बच्चा? तो मैंने कहा हाँ, नहीं, मैंने कहा सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। आपको राइस हर जगह मिल जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो राइस दाल इज अवेलेबल एवरीवेयर। नहीं तो आप जिसे आपको मैंने शुरू में बताया होगा वीनिंग के टाइम पे, कि आप पफ राइस का जो पाउडर होता है उसको बना लीजिए आप थोड़ा सा। आप उस तरह से जो पफ जो दालें होती हैं वो भी आजकल पफ मिल जाती हैं, या फिर हाँ आप दालों को भिगो करके आप उनको घर पे माइक्रो करके रोस्ट करके पाउडर बना सकते हैं आप उसका। तो आप दाल चावल का पाउडर अपने पास दोनों चीजें सीखी हुई हैं आपकी, आप उनका पाउडर बना के रख सकते हैं, आप उसको कैरी कर सकते हैं। जो आप कहीं पे भी गर्म पानी मिल जाए ऐड कर लो, खिचड़ी बन जाएगी, आप उसको महीनों के लिए स्टोर कर सकते हो। और अब कोई मैं दिक्कत नहीं है। जानबूझ के उसको खिलाती हूँ। जैसे मुझे एक बार मेरे बड़े भाई साहब है, उन्होंने मुझे ऐसे मजाक में डरा दिया कि देख एक बार हम ऐसे ऐसे घूमने गए थे और हम बहुत देर तक वहां ट्रैफिक में फंसे रहे, हम लद्दाख गए, तो देख अब उस केस में हमारे पास चीजें थी तो हमने बच्चों को दे दी, उन्होंने खा ली, लेकिन कीवी के साथ तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वो तो एंजॉय नहीं करती। तो मेरे को लगा तो ये इसको तो अपन टेंशन वाली बात ऐसे है। तरीके से देखें कि बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन होते हैं हाँ और जब बाहर घूमने जाते हैं तो उनको वेजिटेरियन डाइट नहीं मिलती, हम्म। तो सलाद से काम चलाते लेकिन हैं। कीवी को नॉनवेज बहुत पसंद है सर, और तो वो उसको ही जो भी पीसेस हाँ, होते हैं चिकन के या मटन के, वो उनको चॉकलेट समझती है। ठीक तो वो है, हर दूसरे दिन मम्मा चॉकलेट बनाओ, चॉकलेट बनाओ। तो ठीक तुम है, तो मेरे ठीक को भी है, लग रहा है मतलब कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, इट्स योर Yeah. बढ़िया है, मतलब आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, हाँ, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ exactly. वे, राइट। इट्स ओके चलिए। जस्ट अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो प्रोबब्ली यू हैवंट थॉट हार्ड एनफ। हाँ रास्ता हमेशा होगा। हम्म, अगर आपको नहीं मिल रहा है मतलब आपने कुछ ज्यादा सीरियसली सोचा नहीं उसके बारे में। हाँ डिवोट मोर टाइम एंड यू विल फाइंड अ वे। यू फाउंड योर ओन वे, राइट। ये तो है। लेकिन सर एक चीज और, जैसे अभी मेरी डॉटर 2 साल की हो गई है और अब क्योंकि हर कोई टोकने भी लग जाता है कि आप कहीं भी जा रहे हो, आप फंक्शन में कहीं भी, और बच्चे को एक टाइम पे आदत होती है कि मुझे तो फीड करना है और मम्मा से ही करना, भले उसने खाना खा लिया है, उसका टमी भी फुल है, उसको पता भी है, अगर मैं उसे ये बोलूंगी ना बेटा खाना खा लो, वो नहीं नहीं मम्मा फुल है, लेकिन उसको मम्मा का दूध तो चाहिए अभी। तो इसके एक मतलब मैं राइट टाइम क्या है कि अब स्टॉप कर देना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्योंकि उसका भी कोई तरीका मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेडिकली 2 साल तक तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छुड़वानी चाहिए। ओके 2 साल के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने का डिसीजन एक माँ अपनी फैमिली के साथ मिलकर ले सकती है। 2 साल के बाद में कोई सिग्निफिकेंट रीजन नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू किया जाए। डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर आप का बच्चा आपके ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बाकी फीडिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है तो आप कर सकते हैं कंटिन्यू, बट दिस इज योर चॉइस। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इन द सेंस कि बच्चा के पास कोई बंदूक नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि उसने 2-4 लोगों को खून कर दिया या कुछ कर लेगा, वो रोएगा। तो वो किसी भी चीज के लिए रोएगा, जो भी चीज बच्चे को पसंद है, जो चाहता है बच्चा, और आपने नहीं दी तो उसके लिए रोएगा वो। अगर आपने उसको रोने पे वो उसकी इच्छा पूरी कर दी तो बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे ने सीखा कि जो भी मेरे को डिमांड मेरी मांगने से पूरी नहीं हो रही है
उसके लिए अगर मैं रोऊंगा तो मुझे वो डिमांड पूरी हो जाएगी, मेरी वो डिमांड पूरी हो जाएगी। हम्म, और वो बच्चा इतना स्मार्ट है आज का बच्चा कि वो उसको हर चीज में अप्लाई करता है। हम्म, तो वो लाइफ में हर चीज में आपको बीट करेगा। आपके नो की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उसको पता है कि मम्मी की नो की कोई वैल्यू नहीं है, मैंने एक बार रोना शुरू किया और वो नो हाँ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको घर में बैठ करके, फैमिली के साथ बैठ करके कुछ रूल्स बनाने होते हैं हमेशा। पेरेंटिंग का पार्ट है। आपको घर में बैठ के तय करना है कि हाँ, अगर बच्चे ने मान लो एक टॉफी मांग ली, हम्म, तो घर में सबको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, एक टॉफी मांगी, उसने टॉफी हम दे सकते हैं। लेकिन अगर उसने सेकंड टॉफी मांगी तो मना कर देंगे। और अगर आपने मना किया है तो उसके दादी नहीं दे देंगे उसको, या उसके पापा नहीं दे देंगे। देन शुड बी क्लियर कि अगर मम्मा ने मना कर दिया तो कोई भी नहीं देगा। फिर वो बच्चा रोएगा, पता है कि रोएगा। तो रोने के बाद भी ऐसा नहीं है कि दादी से आकर के कह दें कि नहीं दे दे बेटा, कोई बात नहीं, आज तो दे दे। या पापा कह दें कि नहीं आज तो दे दो, कल दे देंगे। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप फैमिली में बच्चे के शिकार बन रहे हो। बच्चा आपको एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले कर रहा है। मतलब नो मीन्स नो ही होना चाहिए, नो फिर मीन्स नो होना चाहिए सबका, पूरी बिल्कुल। फैमिली का। ये शुरू में 15 दिन, महीने भर मुश्किल होगी, लेकिन महीने भर बाद बच्चे को समझ में आ जाएगा कि अगर घर में किसी ने भी ना बोल दिया है तो अब रोने से फायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो दैट लर्निंग, वंस द चाइल्ड लर्न्स दिस थिंग, कि वो सीख जाता है कि हाँ, नो से एक बार नो अगर हो गई है घर में, तो फिर सब लोगों ही नो ही पे रहेंगे और मैं रहूंगी तब भी नो पे रहेंगे। तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। बच्चे को समझ में आ जाएगा कि क्या लिमिट्स है उसकी, क्या लिमिट्स नहीं है। लेकिन डॉक्टर, जब बच्चा रो रहा होता है ना, घर में ना बड़ा तूफान सा मच रहा होता है, और जैसे मैं बैठी हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैंने तो नो बोल दिया है, मैं कीवी ये नहीं दूंगी आपको बेटा, मैं नहीं दूंगी, लेकिन वो कंटिन्यू रो रही है वो, और इस तरह से बच्चा सिर्फ रोता नहीं खड़े होके, वो ऐसे पूरा माहौल बना देगा, नीचे सो गया है, टेंट्रम थ्रो कर रहा है फुल अपना कि बस मम्मा मुझे दे दो। और फिर अल्टीमेटली जो आपके हस्बैंड है, आपकी मदर इन लॉ है, हर किसी को लगता है कि यार क्यों रुला रहे हो, मतलब हम पूरे दिन रखते हैं, तुम ऑफिस से आके थोड़ी देर बच्चे को नहीं रख सकते हो, कैसे रुला रहे हो, आपको पता है कि वो जो चीज मांग रही है आप अभी नहीं देना चाहोगे, लेकिन उस केस में क्या करें? हाँ, तो एक तो पहली बात तो जो टेंटम्स आते हैं, ये टेंटम्स फर्स्ट चीज नहीं होती है। दिस इवॉल्व्स ओवर टाइम। क्योंकि पहली बार जब बच्चा रोया तो किसी ने कुछ दे दिया उसको, तब बच्चे को नहीं पता था कि 20 मिनट रोने से मेरा काम हो जाएगा, तब वो 1 ही मिनट रोया था। ठीक है। जब अगली बार हुआ तो 1 मिनट बाद बच्चे को आशा थी कि नहीं, मैं रोऊंगी तो भी थोड़ी देर में मिल जाएगी मेरे को चीज जो मैंने मांगी। वो 2, 3, 4, 5 मिनट तक रोती है, तो आपका पेशेंस वियर आउट हो जाता है घर में किसी न किसी का। तो नेक्स्ट टाइम बच्चे को 15 मिनट तक होप रहती है कि नहीं, कोई ना कोई तो मेल्ट होगा घर में, कोई ना कोई मेल्ट होगा। नाउ दिस एक्सपेक्टेशन, वो जो बढ़ते बढ़ते एक्सपेक्टेशन है, वो यहाँ तक टेंटम्स तक पहुंच गई है। तो अब इसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। उसके लिए पहले तो हम घर में बैठ करके ये बात करें कि क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, क्या चीज परमिसेबल है, क्या चीज परमिसेबल नहीं है। आप अगर ऑफिस से घर पे आए हैं और कोई चीज परमिसेबल नहीं है, तो आप अपनी मदर इन लॉ को बोल सकते हैं कि इसने ये बात मेरे से मांगी थी, ये अपने नो जोन में आती है, इसलिए मैंने मना किया है, तो मैंने क्या गलत किया है। आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हो कि अपन ये बात पहले तय कर चुके हैं कि इसको टॉफी नहीं देनी है, या इसको लॉलीपॉप दिन में 2 से ज्यादा नहीं देनी है, 1 घंटे से आधा घंटे से ज्यादा टीवी नहीं दिखाना है, तो ये 1 घंटे के लिए हो चुका है इसका, ये जिद कर रही है इसलिए मैंने मना किया है। तो उनको पता है कि आपका जो नो है वो जस्टिफाइड है, उसका डिमांड जस्टिफाइड नहीं थी। शी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट योर एब्सेंस फ्रॉम होम। वो आपके जो घर पे नहीं थे, आप घर पे आए हो, तो उसका एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, आपको इमोशनली अटैक कर रही है। तो सब लोग आपके साथ खड़े होंगे तभी आप इससे जीत पाओगे। अगर आप इसमें आपस में लड़ेंगे, उसका बच्चे का काम यही है कि आपस में लड़ा के अपना काम निकाल ले। ठीक है, तो वो करेगी, वो हर बच्चा ही करना चाहेगा। तो आपको अपना घर में पहले फूड बनाना पड़ेगा, अपना फर्म करना पड़ेगा डिसीजन, एंड देन ओनली यू कैन इम्प्लीमेंट। अगर आप तैयार नहीं हो इसके लिए, तो आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए, बजाय इसके कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स करें। ओके। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स बच्चे को और ज्यादा स्ट्रेंथ देंगे अगली बार घंटे भर रोने के लिए। ज्यादा बढ़िया है कि पहले तय कर लें कि अगर घर में सब लोग तैयार करते हैं, इस पे एग्री हैं, तो करें। और जब बच्चा क्राई करता है, अगर आपसे नहीं भी होता है, तो उस रूम से बाहर निकल जाएं, गो टू अनदर रूम। अच्छा, क्या ये बच्चे की जिद करने की और टेंट्रम थ्रो करने की भी ये एज होती है कि आफ्टर 2 ईयर वाली? क्योंकि वो अब बहुत सारी चीजें देख भी रहा है, लाइक टीवी देख रहा है। जैसे मेरी डॉटर फोन से अभी तक इतना फ्रेंडली नहीं है, उसको फोन नहीं पसंद है। 1-2 बार, क्योंकि जब उसने स्टार्टिंग में लिया हम सबको देख के, तो बस मैंने उसे ये समझाया कि फोन सिर्फ इस काम के लिए, कि भी फोन सिर्फ बात करने के लिए। तो अब उसको लगता है मामा फोन दो, मुझे पापा को फोन करना है, तो बंद फोन को वो 1-2 बार ऐसे करती है और उसका हो गया है, फिर वो रख देगी। लेकिन वो टीवी देख लेती है, और टीवी का ऐसा है कि अगर मुझे कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है तो मुझे टीवी चला दो, अगर आप लोग बिजी हो तो। लेकिन और टीवी में वो इतना खो जाती है सर, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर मैं बोल भी रही हूँ उस दौरान, तो वो नहीं मेरी सुनेगी, वो पूरा टाइम फिर वो लिटरली यूं हो जाती है कि वो स्क्रीन पे देख रही है, और इतना कलरफुल, इतनी इलॉजिकल चीजें मुझे लगती है, और मुझे नहीं समझ आता कि मैं टीवी से उसे कैसे दूर करूँ। या तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे। नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन सही है, रादर हमारी गलती है ये, इंडस्ट्री की गलती है। बिकॉज इंडस्ट्री का जो पर्पज है वो है एक व्यूअर को हुक करके रखना।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, कि व्यूअर जो है वो अपनी नजरें कहीं और नहीं लेके जाए, वो कहीं बीच में उससे, क्योंकि उसका जो रेवेन्यू व्यूअरशिप से डिपेंड करता है। व्यूअरशिप जितनी बढ़िया होगी उतना ही उनको चैनल को रेवेन्यू बढ़ेगा उनका। तो देयर आर साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स, हर जो बच्चों के कंटेंट बनाते हैं उनके अंदर साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंटल बच्चों को बिठा करके वीडियोस दिखाए जाते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर सीन के अंदर किसी बच्चे ने जरा सी गर्दन घुमा दी, या आंखों से स्क्रीन पे कैमरा लगे हुए होते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं बच्चे ने अपनी आंखें रोल कर ली हैं या आंखें बंद कर ली हैं फॉर मोर देन ब्लिंकिंग, तो दैट सीन इज री रिटन एंड दैट इट इज रीशूटेड, उसको दोबारा शूट करते हैं ताकि बच्चे को कंटेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज्यादा हाई डोज में मिले कि बच्चा मेस्मराइज रहे, वहां से कहीं अपनी निगाहें नहीं पलटे। और ये आप देख सकते हैं आपके बच्चे की बिल्कुल ये स्थिति, तो जब वो टीवी के सामने होता है तो बिल्कुल ऐसा होता है सम्मोहित हो बच्चा। हाँ, वो पूरे टाइम फिर कहीं ध्यान नहीं है। तो आपको बच्चों को टीवी से बचाना होगा, क्योंकि एडिक्शन का कोई इलाज, एडिक्शन से बचाना ही बेस्ट तरीका है, चाहे वो गांजे की लत हो, उसी तरह से शक्कर की लत है, हम जो बच्चे को शुरुआत में कोशिश कर रहे हैं एक साथ तो बचाने की, इसलिए बचा रहे हैं ताकि वो चीनी की लत से बच के रहे। चीनी की भी लत उतनी खतरनाक होती है, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है जितनी इन एडिक्टिव सब्सटेंसेस की होती है, और टीवी की भी लत उससे कम नहीं होती, खासतौर पर जो बच्चों का कंटेंट होता है उससे। तो बच्चों को टीवी से बचा के रखें। अगर आपका बच्चा इस लत में पड़ गया, धीरे धीरे आप उसको बाहर कर सकते हैं। ज्यादा बढ़िया है कि आप ऐसे प्रोग्राम्स जो इंटरेक्टिव हैं, जैसे डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, तो वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंट्रीज प्ले करें, बिकॉज दे आर मोर क्लोज टू नेचर। बट डॉक्यूमेंट्रीज प्ले करने का मतलब ये नहीं कि बच्चा डॉक्यूमेंट्रीज में लॉस्ट हो जाए, क्योंकि वो भी कंटेंट है, उस कंटेंट को भी क्रिएट किया गया है, उस कंटेंट को भी क्यूरेट किया गया है आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। रियल लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी वो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्रीज वीन ऑफ करने के लिए काम में ले सकते हैं, आप बच्चे को डी एडिक्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो कि वो नया एडिक्शन डेवलप हो जाए, वो भी नहीं करना है आपको। टेंट्रम्स इस एज पे नॉर्मल हो सकते हैं, यू हैव टू लुक फॉर देम इफ दे आर नॉट इंक्रीजिंग, once in a while you have to handle them in the same way, जैसे मैंने अभी बताया आपको उस तरह से हैंडल करना है, धीरे धीरे they'll go away। क्यों हो गए हैं इसके बारे में सोचने से कोई खास फायदा नहीं होगा, जो हो गया है सो हो गया है, अब क्या करना है, उस टेंट्रम्स को ऐसे हैंडल करना है, and they will go away with time। अच्छा सर, जैसे मैं भी जितनी बार भी आई हूँ और हमेशा जब भी मैं जाती हूँ आपसे मिलने के लिए, उससे पहले मैं बहुत सारी चीजें लिख लेती हूँ व्हाट्सएप पे कि मैं ये भी पूछूंगी, मैं ये भी पूछने वाली हूँ, मैं ये भी पूछने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें माइंड में होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो आप बीमार हुई है, आप डॉक्टर को विजिट करना है, एक साथ जो भी चीजें इन दिनों चल रही है बस आप पूछ लेती हूँ। ऐसे में अगर मैं आपका पूछूं कि जितने भी पेरेंट्स से आप मिलते हैं दिन भर में, मोस्टली लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर से? चलो, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं कहूंगा कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जब चैम्बर में आते हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर कंसल्टेशन, दे हैव कम फॉर कंसल्टेशन बट दे आर ग्रॉसली अंडर प्रिपेयर्ड। मतलब ये आपको कैसे लगा? आप जब आते हैं तो आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन आप उनको लिख के नहीं लाते, विद द रिजल्ट आपने एक सवाल दागा, और बजाय इसके कि आप उस सवाल का जवाब ढूंढें या सुने, आपका दिमाग उस टाइम इस दौड़ में दौड़ रहा होता है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ और भी पूछना है, मुझे कुछ और भी पूछना है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको लगता है आपका काम खत्म हो गया, यू नॉट ट्राई टू सीक द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसलिए जब भी आप कंसल्टेशन पे जाएं, आप पेन एंड पेपर से पे अपने प्रॉब्लम्स लिख करके लेके जाएं, ताकि एटलीस्ट एक साइड का कम्युनिकेशन सॉर्टेड है। मैं अपनी तरफ से कम्युनिकेशन सॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एजेंडा आप डिसाइड करेंगे कि हाँ आपने को आज क्या बात करनी है, ठीक है। तो आप अगर अपनी प्रॉब्लम लिख करके लाएंगे तो प्रॉब्लली विल बी एबल टू एड्रेस देम बेटर, और आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे, बजाय इसके कि मैं कुछ बोलने लगूं, जवाब आप सुनने से पहले बीच में फिर आपको नई प्रॉब्लम याद आ जाए, फिर आप बोलें, फिर मैं ना पहली वाली बात पूरी कर पाऊं ना मैं अगली बात पूरी कर पाऊं, दैट विल बी वेरी बैड थिंग। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो एक जो इंडिया में बड़ी कॉमन है, मुझे लगता है बाहर भी है प्रॉब्लम, वो ये कि हम अपने बच्चों को ऐसे पालते हैं जैसे हम पड़ोसियों के बच्चे को पाल रहे हैं, और हमें तो लग रहा है हम बहुत पैम्पर कर रहे हैं। हाँ, हम पैम्पर कर रहे हैं बच्चों को। हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे प्यार करना सिर्फ बच्चों को की जिद्दें पूरी करना है, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करना नहीं होता, अच्छे संस्कार भी देने हैं हमें उनको। सिर्फ हमारे बच्चे सिर्फ दो, एक सुंदर सी काया, बहुत मोटा सा बच्चा, चबी सा बच्चा, लंबा सा बच्चा, एक्टिव बच्चा नहीं है। हमारा बच्चा एक वो बच्चा है जिसे अपनी जिंदगी आगे चल के खुद जीनी है। लेकिन सर इतने छोटे बच्चे में ही क्या हमें संस्कार डेवलप करने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा? मतलब हैबिट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो टेंट्रम्स थे, उन टेंट्रम्स की नीड, जो बच्चा आपको बड़े होकर ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी नीड तो आपने 2 महीने के बच्चे में डाल दी है। उस बच्चे को रात को आपका साथ चाहिए, वो रोया, आपने उस बच्चे को उठाया, अगले दिन उसको फिर वो रोएगा, आप उसको फिर उठाओगे, एंड दिस बिहेवियर विल पोटेंशियल। और हमें लग रहा है कि हम इसे अब प्यार नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ठीक है,
नहीं तो आप प्यार कीजिए ना, लेकिन प्यार अपनी शर्तों पर कीजिए। आप बच्चे को एजेंडा आप डिसाइड कीजिए, बच्चे को डिसाइड मत करने दीजिए, क्योंकि अगर बच्चा डिसाइड करेगा एजेंडा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बच्चे को जब आप अवेलेबल नहीं है तो बच्चे को खुद को काम करना सीखना पड़ेगा। रात को जब आपको सोना है तो बच्चे को सीखना पड़ेगा कि उसको एंजाइटी हो रही है, उसको आपकी जरूरत महसूस हो रही है, तो वो उस टाइम आप अवेलेबल नहीं हो। बेबी हैज टू लर्न कि हाँ उसको रात को खुद को काम करना है, खुद थोड़ी देर रो करके सोना सीखना पड़ेगा उसको। तो जो लर्निंग है वो हमारी वहीं से शुरू हो गई। हम शुरू में तो बच्चे को पैम्पर करके बहुत प्यार से रखें और फिर जब 10 साल का बच्चा हो जाए फिर कहें कि नहीं 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 ये गलत बात। जो बचपन से चल रहा था अभी तक वो सब कुछ सही था जब तक 10 साल का बच्चा था, और 10 साल पे होते ही या 11 साल पे होते ही 12 साल पे होते ही वो गलत हो गया। जिद करना अब तक सही था, अब गलत हो गया। तो बच्चा कंफ्यूज है कि क्या सही क्या गलत है, कुछ नहीं सीखा उसने लाइफ में। तो हमें शुरू से ही ये जो चीजें हैं ये करनी पड़ेंगी। आप बच्चों को प्यार कीजिए, मैं प्यार करने से मना नहीं करता, उनकी सारी जरूरतें एंटिसिपेट कीजिए, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें अवेलेबल करवाइए, लेकिन उनकी अनजस्ट डिमांड को पूरा मत कीजिए, वो प्यार नहीं है। ओके क्योंकि अगर मान लो मेरा कोई नेबर मेरे पास बच्चे को छोड़ के चला जाए तो मैं अपने उसके बच्चे को पैम्पर करूंगा, मैं उसको वैल्यूज देने की कोशिश नहीं करूंगा, राइट। मैं उस बच्चे को पैम्पर करूंगा। उसने कहा कि हाँ अंकल मुझे टॉफी चाहिए, मैं कहूंगा ले बेटा टॉफी ले ले, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि बच्चा मेरे पास 4 घंटे के लिए, मैं उसको क्यों नाराज करूंगा, राइट। वो मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा अगर मुझे टॉफी मांगेगा तो मैं कहूंगा कि नहीं बेटा ये नुकसान करती है टॉफी, इससे दांत खराब होंगे, ये आपको वेट बढ़ाएगी आपकी। तो मुझे 3 बार सोचना पड़ेगा अपने बच्चे को टॉफी देने से पहले कि नहीं मुझे नहीं करना ये काम, क्योंकि मेरा बच्चा बिगड़ेगा इससे। लेकिन मेरे पास अगर कोई मैं केयर टेकर हूं किसी बच्चे का तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है मुझे 4 घंटे में उसकी हैबिट है या नहीं है, 4 घंटे में उसकी हैबिट नहीं बदल सकता, 4 घंटे में उसको ज्ञान नहीं दे सकता इतना कि भाई ये तेरे लिए नुकसानदेह है। तो मैं क्या करूंगा उस बच्चे को, आई विल पास ऑन दिस थिंग टू द नेक्स्ट केयर टेकर। तो हम अपने बच्चों को ऐसे पाल रहे हैं मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, जहां पे वो उन बच्चों की हैबिट्स के लिए आज जिम्मेदार नहीं है, फिर बाद में बड़े होकर कहते हैं कि इस बच्चे में आदतें ठीक नहीं है इस बच्चे की। तो हमें ये सीखना पड़ेगा, हमें हमारे पेरेंट्स क्या हमें बच्चों को प्यार नहीं करते थे या हमारे ग्रैंडफादर प्यार नहीं करते थे, वो भी करते थे। देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि मेरी दादी या मेरे जो परदादी है वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कभी उनकी जो अनजस्ट डिमांड से फुलफिल नहीं की। विद द रिजल्ट दे टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट पेरेंट्स। तो क्या हम अपने बच्चों को उतने ही ग्रेट पेरेंट्स बना रहे हैं, उतने ग्रेट पर्सन्स बना रहे हैं जितने कि हम हैं या हमसे हमारे पेरेंट्स थे? तो ये हम अपने बच्चों हमारे बच्चे जो बन रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उनकी डिमांड्स, उन्हें प्यार करें, फिजिकल एमिनिटीज अवेलेबल करवाएं, लेकिन उनकी अनजस्टिफाइड डिमांड्स को फुलफिल नहीं करें, इवन इफ वी कैन अफोर्ड टू डू दैट। ओके अच्छा सर, एक चीज और, जैसे 2 साल का बच्चा काफी समझदार बच्चा हो जाता है, जो आप बता रहे हो जो समझा रहे हो वो समझने लग जाता है, लेकिन जैसे सॉलिड फूड वाली चीज हो गई कि हम एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि चलो अब ये हो गया अब ये हो गया, लेकिन जैसे अब क्या उसे पॉटी ट्रेनिंग देने का भी एक सही टाइम होता है कि वो मम्मा को बताए और फिर हम प्रॉपर पॉटी शीट में उसे कराएं, या फिर जैसे भी मतलब एक सही वे हो, ऐसा नहीं हो कि अभी तक हम डायपर ही बांध रहे हैं और वो कॉन्शियस ही नहीं है कि कब क्या हो रहा है, चलो हो गया तो आप बाद में खुद ही चेक कर रहे हो डायपर की, चलो ये इसका क्या एक प्रोसेस होना चाहिए, क्या इसकी कोई राइट एज होनी चाहिए बच्चे बहुत के लिए? बढ़िया सवाल है आपका। पॉटी ट्रेनिंग की आइडियल एज 16-17 मंथ्स है। और पॉटी ट्रेनिंग क्यों जरूरी है इसको समझना पड़ेगा हमें, कि एनिमल्स के साथ एक फ्रीडम होती है कि वो जब चाहें जब पॉटी जब भी उनको आती है जब भी कर सकते हैं वो, लेकिन ह्यूमंस के पास ये फ्रीडम नहीं होती बियॉन्ड अ सर्टेन एज। ओके ठीक है, एक छोटा बच्चा तो चाहे जहाँ पॉटी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, उसको आएगी तो कर लेगा कोई बात, बट बियॉन्ड अ सर्टेन एज रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं। तो बच्चा पॉटी को होल्ड करना सीख लेता है, बिकॉज रेस्ट्रिक्शन है वहां पे पॉटी नहीं कर सकता, तो वो होल्ड करना सीख लेता है। लेकिन जब होल्ड करना तो आसान काम होता है, लेकिन टाइम पे डिस्चार्ज करना वो मुश्किल काम होता है। तो अगर मान लो बच्चा आपका स्कूल जा रहा है और वो पॉटी ट्रेंड नहीं है, तो स्कूल के अंदर उसके टॉयलेट साफ नहीं है, वो पॉटी होल्ड कर लेगा, वहां पे उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं, वो पॉटी होल्ड कर लेगा। बट जब घर आके व्हेन ही हैज टू डिस्चार्ज ही कैन नॉट डिस्चार्ज, ही कैन नॉट डिफिकेट एट द टाइम। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पॉटी ट्रेनिंग बच्चे की करवा करके ही बच्चे को स्कूल भेजें, एंड दैट आइडियल एज वुड बी 16-17 मंथ्स के बाद में बच्चे को पॉटी पे बिठाना शुरू करें। रिमेंबर कि दो साइंटिफिकली वेस्टर्न वर्ल्ड में ये नॉर्म है कि 3 दिन में एक बार अगर बच्चा पॉटी जा रहा है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दैट्स ओके। बट मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आई हैव सीन दोस किड्स हु डू नॉट पास मोशन एवरी डे, दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे आर मोर लाइकली टू हैव, उनको पेट की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, वो उनकी एपेटाइट बहुत अच्छी नहीं होती। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे आप जब सुबह स्कूल घर से बाहर निकलें स्कूल जाने के लिए, तो उससे पहले एक बार पॉटी करके निकलें, ताकि उनको किसी भी एक ऑड इवेंट ऑड टाइम पर पॉटी का प्रेशर नहीं बने, उनको पॉटी होल्ड नहीं करनी पड़े।
अब पोटी जब होल्ड करेंगे तो बॉडी उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, इट विल गेट constantly getting hard and hard and harder and it will become more difficult कि बच्चा जब पोटी करके बैठेगा तो उसके लिए पोटी करना मुश्किल हो जाएगा। समटाइम्स पोटी इतनी हार्ड हो जाती है कि जब बच्चा करता है तो एक टीयर बन जाता है, ठीक है। समटाइम्स पोटी इतनी हार्ड हो जाती है कि इतना बड़ा बॉल बन जाता है कि वो निकल नहीं पाता है, बच्चा क्राई करता है कॉन्स्टेंटली, और कई बार हमें बच्चे को एनेस्थीसिया दे करके अंदर उंगली डाल करके उसको टुकड़ों में निकालना पड़ता है लाइक स्टोन्स। तो ये जरूरी है कि इन सबसे बचने के लिए हम बच्चे को 16-17 मंथ पे पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर दें उसकी। और अगर हमें लगता है कि हमें पॉटी करने में ट्रेनिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, then we can seek professional help। आपको लगता है कि महीने 2 महीने के बाद भी बच्चा सब कुछ करने के बाद भी पॉटी रोज नहीं जा रहा है, 3-3 दिन में जा रहा है, पॉटी हार्ड आ रही है, then the child definitely requires intervention, चाहे वो डाइट में हो चाहे वो मेडिसिन में हो, but that should be done। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो मैंने शायद पहले मिस कर दी थी, डायपर को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ है, स्पेशली अगर मतलब मैं हमसे जो पहले जो जनरेशन थी, उन लोगों को लगता है कि डायपर रेगुलर बेसिस पे नहीं पहनाने चाहिए, डायपर से रैशेस तो ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्रीम यूज़ कर लो या कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो, लेकिन क्या डायपर पहनाना इतना भी कोई खराब चीज़ है क्या? मतलब जहाँ हमें ज़रूरत है हमें डायपर पहना देना चाहिए ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको दूसरे तरीके से लेके जाऊंगा कि जब आप छोटे थे तो आप घर में एसी नहीं था आपके, अब आपने एसी लगा लिया, अब आपकी जो जिंदगी है बिना एसी के नहीं चलती है, तो क्या एसी बहुत बुरी चीज है कि आपको एसी का नशा हो गया? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है, हाँ। नहीं। तो उसी तरह से जिस तरह से हम इवोल्व होते हैं, जब छोटे थे घर में तो साइकिल थी या मोटरसाइकिल थी, अब घर में कार है, तो क्या कार बहुत बुरी चीज है कि अब हम मोटरसाइकिल पे ट्रेवल नहीं कर सकते, हमें डर लगता है ट्रेवल करने में? तो वैसे ही ये लाइफ की एक नेसेसिटी हो गई है। अगर आज आप मोटरसाइकिल में निकलोगे रोड पे तो इतना ट्रैफिक, इतना पॉल्यूशन होगा कि यू विल नॉट बी कंफर्टेबल, तो अब आपको कार एक नेसेसिटी लगती है। उस तरह से जो डायपर है वो एक नेसेसिटी है लाइफ की आज की तारीख में। हम इस बात पे डिस्कशन नहीं करें कि पहले डायपर्स जो थे वो नहीं थे तो क्या दिक्कत नहीं थी, या डायपर्स के प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम्स कपड़े के साथ हैं वही प्रॉब्लम डायपर के साथ भी हैं, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि डायपर उन ट्रबल्स से बिल्कुल 100% फ्री है, और ऐसा भी नहीं है कि कपड़े बिल्कुल 100% फ्री है उस ट्रबल से। आप जरा सोचिए एक मदर के हालत जिसके घर में कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, जिसके घर में 20 डायपर रोज इकट्ठे हो रहे हैं, या 30 नैपीज रोज इकट्ठी हो रही है और धो करके, एंड शी डजंट हैव एनी हेल्प, उसके पास कोई हेल्प नहीं, डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल नहीं है। अब सोचिए कि कितनी मुश्किल बात थी उसके लिए। क्या हम आज वो लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं कर सकते कि हाँ हम एक डायपर को 10 घंटे लगा के रख रखा है, वही अंदर सॉइल हो गया, हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो उसमें से लौट करके आएगा तो दैट्स गोइंग टू हर्ट मोर। सो यू नो इट कि हाँ एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। डायपर यूज कर सकते हैं, हमेशा डायपर में रखने की जरूरत भी नहीं है। जब आपको लगता है कि नहीं सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, डायपर लगाइए, डायपर को टाइमली चेंज करते रहिए, एंड दैट शुड डू फाइन। लेकिन सर अब जब जैसे मेरी डॉटर अब 2 साल की हो गई है, तो पहले ऐसा था कि हम जहाँ भी जा रहे थे उसे डायपर पहना के रखते थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कभी भी वो सुसु कर देगी। लेकिन क्या अब इसकी भी एक राइट एज है कि अब मैं उसको बताऊं कि मैंने डायपर नहीं पहना के लाई हूँ, तो अगर आपको पी करना है तो आप मम्मा को बताओगे? मतलब अब तो मुझे करना चाहिए ना ये। सोशली एम्बैरेस होने से पहले आप घर पे एक बार ट्राई करें कि बेटा आपको जब पिया है तो हमें बताइए। यू विल रियलाइज बच्चा कितनी देर पहले बता रहा है, एंड देन यू कैन टेक अ कॉल ऑन योर ओन। ओके। अच्छा सर, आपको पता है कि हमने बच्चों के बारे में तो बहुत डिटेल से बात करी, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चा बहुत स्पेशल होता है और अगर हो गया है घर में तो सबका ध्यान उसी पे है। लेकिन एक माँ उस दौरान अपने पे ध्यान देना भूल जाती है, और स्पेशली वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, और ऐसे में उसको अपना भी खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए उतना, लेकिन वो नहीं रख रही है। तो माँओं के लिए आप क्या कहोगे? उनके लिए भी एक नया फेज है, मैं कहूंगी एक नया संघर्ष ही शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स वो एंजॉय करती है मदरहुड को, लेकिन फिर भी चीजें बहुत बढ़ गई है, और अगर वो वर्किंग वुमेन है तो वो ऑफिस में भी काम कर रही है, घर पे भी काम कर रही है, फिर अगेन आके अपने बच्चे को भी देख रही है, लेकिन वो अपने खाने पीने का उस तरह से ध्यान नहीं रख रही जैसे शायद उसे रखना चाहिए। ये अपन बात पहले भी कर चुके हैं शायद कि एक ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है उसको अपनी डाइट डबल करनी होती है। ओके। एंड वंस शी स्टार्ट्स, ये एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि वर्किंग फीमेल्स के लिए, मतलब ऑन दिस डे आई एम सेइंग दिस थिंग, बट बीइंग अ मदर इज अ फुल टाइम जॉब, एंड इफ समवन हैज टू डू an office job along with being a mother, it's too much of burden, and I pity those ladies जिनको दोनों काम करने पड़ते हैं, because वो भले ही ये सोचें कि कितना भी हम कर पा रहे हैं, बट दे आर डेफिनेटली इग्नोरिंग सम और अदर थिंग। आपके पास दिन में 24 घंटे चॉइस ही हैं। आप खुद की केयर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप मोबाइल पे टीवी पे कोई कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, आप कुछ पढ़ सकते हैं, आप कहीं बाहर पार्क में घूमने जा सकते हैं, आप कहीं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 24 घंटे में अगर आप सारे काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राइट? आप सब कुछ चीजें बड़े स्केल पे नहीं कर सकते। एक दिन में 1440 मिनट है, 1440 मिनट ही रहेंगे। यू कैन नॉट चेंज दैट। तो आपकी लाइफ जो है वो 1440 मिनट ही है। अगर आप
एक बच्चे पालने का जो जॉब है वो प्लस खुद की केयर करने का जॉब, ये 14 से 40 मिनट से ज्यादा का जॉब हो गया है आज की तारीख में। तो उसके साथ में काम भी करना मुश्किल काम है। बट अगर ऐसे में फैमिली सपोर्टिव है तो शायद आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो यू विल हैव टू टेक अ हार्ड डिसीजन एट दैट मोमेंट। आई विल से दिस टू मोस्ट ऑफ द मदर्स। अच्छा सर, स्कूल भेजने की राइट एज क्या है? जैसे अभी वाली जो मदर्स हैं, क्योंकि वो अगेन बिजी हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, तो बहुत जल्दी ही ना, भले ही वो प्ले स्कूल एक बहाना हो जाता है, लेकिन हम बहुत जल्दी शुरू हो गए हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो 2 साल की एज में शुरू हो जाते हैं। हम अपने बच्चों के साथ ये इंजस्टिस नहीं करें कि हम बच्चों को घर से दूर रखना चाहते हैं इसलिए हम स्कूल भेजें। आपको खुद को पता है ये बात कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को स्कूल इसलिए भेज रहे हैं कि घर में अब कोई केयर करने वाला नहीं है, तो देन प्रोबब्ली यू आर यूजिंग द स्कूल एज अ क्रैच। तो आप उसके लिए क्रैच का यूज कीजिए या उसके लिए कोई इस तरह का सपोर्ट सिस्टम डेवलप कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं बच्चे की एज अब ये हो गई कि दैट शी नीड्स मोर स्टिमुलेशन, ही और शी नीड्स मोर स्टिमुलेशन, ही नीड्स मोर पीयर ग्रुप, ही नीड्स मोर लर्निंग व्हिच इज नॉट ऑफ माय कैलिबर, तो आप स्कूल भेजते हैं, बात समझ में आती है मेरे को। दैट इज जस्टिफाइड रीजन टू सेंड द चाइल्ड टू स्कूल। बट टू सेंड अ चाइल्ड टू स्कूल बिकॉज नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ एट होम इज नॉट द राइट रीजन टू सेंड स्कूल। सो द स्कूल जब भेजना है तो राइट रीजन से स्कूल भेजिए। एज शुड नॉट बी द लिमिटिंग फैक्टर। कुछ बच्चे होते हैं जिनको 3 साल पे स्कूल जाने के अंदर दे नीड स्कूल एट 3 years of age। कुछ बच्चे होते हैं दे आर नॉट रेडी फॉर स्कूल एट 3.5 years of age। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर। और इन दिनों मेरे और मेरे हस्बैंड की इसी चीज पे फाइट हो रही है। मैं बोल रही हूँ स्कूल भेजते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। अब वो ना कहीं से तो सीख लिया है उन्होंने, अगेन टीवी देखे कि स्कूल जाते हैं, बैग उठा रही है, वाटर बॉटल ले रही है, मेरा लंच बॉक्स दो। लेकिन मुझे लग रहा है कि भेज देना चाहिए, वो खुश है। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं नहीं, इसको आफ्टर 3 year ही भेजेंगे, कोई मतलब नहीं बनता। प्ले ग्रुप्स आर समथिंग व्हिच इज बिटवीन फॉर्मल स्कूल एंड दिस थिंग, तो वो आप उस तरह की कोई चीज अरेंजमेंट देख सकते हैं उसके लिए। अच्छा, एक हर पेरेंट्स को लगता है कि जैसे अब 1.5-2 साल बाद बच्चा बोलने लग जाता है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है, तो अब सबको ये लगता है कि अच्छा ABCD कितना आ रहा है, अच्छा काउंटिंग कितनी बोल पा रहे हो। और हम है ना ले दे के जब भी उसके पास फ्री बैठे होते हैं तो हमें लगता है चलो 1 2 3। तो क्या ये सही तरीका है कि क्या ही हो जाएगा वो 2 चीजें अगर वो इसी टाइम पीरियड में सीख लेगा, या हो सकता है वो स्कूल जाके भी सीख ले? पेरेंट्स को बच्चों को बजाय इन चीज़ों को सिखाने के, बस पेरेंट्स को बच्चों के साथ स्टोरीज शेयर करनी चाहिए, कलर्स शेयर करने चाहिए। मतलब ये कोई सही तरीका नहीं है ना लर्निंग का कुछ। दिस इज ऑल्सो लर्निंग, आई वोंट से कि हाँ ये गलत है, बट आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। दिस इज नॉट द ओनली लर्निंग। अल्फाबेट्स और डिजिट्स सिर्फ यही लर्निंग का हिस्सा नहीं है। नेचर, फ्लावर्स को जानना, पत्तियों को जानना, ठीक है, शेप्स को जानना, कलर्स को जानना, यूजेस जानना, ठीक है, ये क्या काम आती है चीज, इसको जानना, ये भी लर्निंग का हिस्सा है। और कहानियां सुनाना, ये भी लर्निंग का हिस्सा है। ओके। बच्चों के साथ बुक रीडिंग कीजिए, बच्चों के साथ कहानियां शेयर कीजिए। मेक द टाइम दैट यू स्पेंड विद द चाइल्ड अ स्पेशल वन दैट इज गुड फॉर हिम और हर एंड फॉर यू आल्सो। दैट शुड बी द एम ऑफ दैट इंटरेक्शन। और जैसे कि हम एक चीज को रोट कर रहे हैं, हम उस पर लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं तूने ये क्यों नहीं सीखा, तो गिनती 10 के बाद में तो 11 की जगह 12 क्यों बोल रही है। डोंट डू दैट, दैट्स ओके। कमिटिंग, हमने भी जिंदगी में कितनी गलतियां की, गलतियां करना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी गलतियों से बाहर निकल जाएंगे बच्चे। मुझे नहीं लगता कि कोई 20 साल का बच्चा जिसने कभी जिंदगी में गिनती में बचपन में 10 के बाद में हमेशा 12 बोला, वो आज भी 10 से 12 के बाद 12 बोल रहा होगा, राइट। ये सब चीजें सब लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बचपन में कोई कहानियां नहीं सुनी होगी, उन्होंने आज तक नहीं सुनी कहानियां, क्योंकि वो जो कहानियों का फेज है, वो जो आपके इंटरेक्शन का फेज है, वो अभी तक है। सीखने के लिए जिंदगी पड़ी है। तो आप अपने टाइम को स्पेंड कीजिए अच्छी क्वालिटी के अंदर, अच्छी हैबिट्स के अंदर अपने बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट कीजिए। और एक जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास, जो हमारे ओपीडी में आती है, वो होती है एक तो वेट और एक कुछ खाता नहीं है। मैं इसी पे आने वाली थी अब, क्योंकि अब हमें पता है कि हमने सब कुछ बता दिया उसको कि क्या क्या बन रहा है घर में, लेकिन अब उसके टेंट्रम चल रहे हैं कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो भी नहीं खाना, और समझ नहीं आ रहा खिलाएं क्या। I'll go back to that behavior thing जो मैंने पहले बताई थी आपको। ओके। घर में एजेंडा आपको तय करना है, खाना आपको तय करना है। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसको पता है कि ये प्रेशर टैक्टिक है, मुझे ये नहीं खाना, ये एक प्रेशर टैक्टिक है। अगर आपने उस पर गिव वे कर दिया, बेटा तेरे को ये पसंद नहीं, चल बिस्किट खा ले, उसको बिस्किट पसंद है बच्चे को, तो बच्चे को पता है कि अब मेरे पास इजी वे आउट है, मेरे को खाना नहीं खाना, मुझे बिस्किट मिल जाएगा। अगर आपने कह दिया कि बेटा खाना तो यही बना है, ये खाना है तो खाओ वरना नहीं मिलेगा, एंड लेट द चाइल्ड रिमेन हंग्री। आप एक बार वार्निंग कीजिए, बिल्कुल शेड्यूल, हॉस्टल की तरह शेड्यूल बनाइए अपना कि ठीक है बेटा ये खाने का टाइम है, हैव फूड दिस टाइम, ठीक है, ये टाइम खाने का है, खाना खा लो इस टाइम, ठीक है। वंस इन अ वाइल
मैं हर चीज के लिए बोल रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर अलाउड. हम्म, You love your child, it's good to pamper your child with fast food, it's good to pamper your child with once a while treat, हम्म, it's good to ask your baby once in a while कि बेटा what do you want to have, it's all good, हम्म, but don't make it a habit. बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि बच्चे में घर में खाना क्या बनेगा या मुझे क्या खाना है. नो, मम्मा विल डिसाइड. इफ आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टुडे, इट्स माय प्रिविलेज. आज मुझे मम्मा ने पूछा है कि हाँ मेरे को क्या खाना पसंद है, तो आज तो मतलब मेरे लिए स्पेशल दिन है. आज तो मैं जो जो इच्छा होगी मम्मा मेरे लिए वो बनाएगी. इट शुड बी लाइक दैट. इट शुड नॉट लाइक बिकम रूटीन है कि हाँ भाई मैंने कह दिया कि आलू का पराठा बनेगा, मम्मा ने आलू का पराठा क्यों नहीं बनाया. नो. ओके, तो आपको वही जो बिहेवियर वाली चीज थी वही शुरू होगी. हाँ, हाँ, आपको खाना क्या बनाना है ये आप तय करोगे. हम्म, बच्चे को खाना है नहीं खाना है ये कोई बात नहीं, नहीं खाता है बच्चा कोई बात नहीं. डोंट गेट एंग्री अबाउट दैट, डोंट मेक दैट एन इशू. प्यार से हैंडल करने की कोशिश करो. होता है हैंडल तो नहीं है, नहीं तो छोड़ दीजिए, भूखा रहने दीजिए बच्चे को, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर. बच्चे एक दिन भूखे रह के कुछ नहीं बिगड़ेगा, 2 दिन 4 दिन भूखा रहेगा कोई नहीं बिगड़ेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इट्स गोइंग टू हेल्प मेक हर हैबिट्स गुड. हम्म, आप उसके लिए ब्राइब भी मत कीजिए बच्चे को, बेटा तू ये खा लेगी तो ये कर लेंगे, नहीं. बच्चे को खाना खाना, आप ये समझिए कि एक जानवर जो होता है उसको पता है कि एक बिल्ली रोटी चुरा के ले जाती है, कुत्ता रोटी चुरा के ले जाता है, उसको पता है कि डंडा पड़ेगा, फिर भी वो चुरा के ले जाता है, उसको भूख लग रही है. भूख कब लगेगी? जब बच्चा भूखा रहेगा. भरे हुए पेट कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी भूख नहीं लगेगी आपको. तो आप बच्चे के ऊपर खाना पुश कभी मत कीजिए. ओके, ठीक है, पूछिए खाना खाना है, खाने का टाइम फिक्स कर लीजिए. जब बड़ा हो जाए बच्चा तो कि भाई स्कूल से आए हो 1 बजे आए हो, आपको 2 बजे तक का टाइम खाने का है, 1:45 बेल बजा देंगे, बेटा खाना खाना है तो खा लो वरना फिर मैं किचन बंद कर रही हूँ, एंड देन क्लोज द किचन. फिर बच्चे को भूख लगती है तब भी कुछ नहीं मिलेगा, बेटा खाना खत्म हो गया. एट द मोस्ट कभी दया जाए तो जो खाना है जैसा है बिना रीवार्म किए खाना है तो खा लो. बच्चे को समझ में आएगा कि खाना टाइम से नहीं खाएंगे तो खाना ठंडा खाना पड़ेगा, वो टेस्टी नहीं होगा, तो नेक्स्ट टाइम शी इज गोइंग टू टेक केयर, ही इज गोइंग टू टेक केयर कि नहीं टाइम से खाना खा लो. सर एक माँ के तौर पे ये बहुत मुझे पता है मुश्किल है, बहुत बट आप मुश्किल सोचिए कि जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी आपकी अगर बच्चे को इसी समझ में आ गई कि जो कहा है वो कर लो. अच्छा सर, आफ्टर 2 ईयर ना मैं समझती हूँ कि बच्चा ना एक अलग तरह की ग्रोइंग एज में है, वो चीजें देख रहा है, समझ रहा है, खुद से करने की कोशिश कर रहा है. स्ट्रेस मामा मुझे खुद चढ़ना है, अच्छा साइकिल ले आए तो अब मुझे खुद चलानी सीखनी है, मुझे स्लाइड भी करनी है, मुझे झूला भी झूलना है. ऐसे में बहुत ज्यादा बच्चे गिर जाते हैं, और जब भी गिरती है मेरी डॉटर तो मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ लग गई है, क्या हो गया. और अगेन मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि एक बचपन में बताया गया है ना कि लग गई है तो अच्छा इंजेक्शन लगवाना चाहिए टेटनस का, और मुझे लगता है कि इंटरनल तो कोई चोट नहीं पहुंच गई जो मुझे नहीं दिख रही है और कहीं पता चले बाद में कुछ हो जाए. तो क्या डरना लाजमी है या ओवर थिंकिंग कर रही हूँ मैं? देखो, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एनी प्लेस, एंड अनटुवर्ड इंसिडेंसेस तो कहीं पे भी हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं. बैठे बैठे भी हार्ट अटैक आते हैं लोगों को, तो इसलिए अपन उन चीजों के बारे में सोचेंगे तो अपनी जिंदगी में मुश्किल कर लेंगे. हंसना, खेलना, कूदना, गिरना, चोट लगना बच्चों की जिंदगी का हिस्सा है. हमें उससे बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि बच्चा खेले ही नहीं चोट लगने के डर से, ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें बच्चों की सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए. तो जैसे हम बच्चों की जब भी पार्क में जा रहे हैं नी कैप्स पहना के भेजें अपन उसको, या एंकल गार्ड्स पहना के भेजें अपन उसको, या एल्बो गार्ड्स पहना के भेजें अपन उसको. इस तरह की चीजें कर सकते हैं. उसका अटायर है, जो उसके कपड़े हैं वो इस तरह के होने चाहिए जो स्पोर्ट्स के अनुरूप हों. इसी से रिलेटेड बात है कि जब बच्चा चलना शुरू करता है तो हम वॉकर्स यूज नहीं करें, बिकॉज वॉकर्स से टिपिकल होने से जब भी वॉकर से दौड़ता होता है बच्चा, फर्श पे कुछ भी चीज लगी हुई है वहाँ पे वॉकर के व्हील्स उठ जाते हैं, लेकिन खुद स्पीड में होता है बच्चा गिरता है. सीढ़ियों पे गिरते हैं बच्चे, इस तरह से कई बार लुढ़कते हुए चले जाते हैं. तो वॉकर का यूज नहीं करें, उंगली पकड़ के चलाएं बच्चे को. ठीक है. इसी तरह से जब बच्चा इस एज पे आ जाता है तो बच्चे को अपने घर को चाइल्ड प्रूफ करें. जो कैबिनेट्स हैं नीचे लो हाइट के कैबिनेट्स हैं, उनमें कोई भी हजार्डस सब्सटेंस नहीं रखें जिसको बच्चा कंज्यूम कर सकता हो या जिससे चोट लगा सकता हो. जितनी भी लो हाइट की हमारी शेल्फ्स हैं उनको हम कवर्ड करके रखें. उनके जो दरवाजे हैं उनको हम लॉक कर दें, या तो लॉक नहीं तो अगर मान लो 2 शटर्स हैं तो दोनों को आपस में बांध दें ताकि बच्चा उसको खोल नहीं पाए बियॉन्ड द एज ऑफ 6 मंथ्स. जितनी भी एजेस हैं बेड की उनको अपन पैड कर लें, चाहे किसी पुराने कपड़े से कर लें अपन, पुरानी चुन्नी या पुरानी साड़ी, कोई भी फटी हुई साड़ी लेकर के उसको आप रोल करें और एज पे कर लें. जब बच्चा 3-4 महीने का हो तो अगर आप अपने बेड पे सुलाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं 6 महीने के बाद में, 5 महीने के बाद में, तो बेड के चारों तरफ रनर्स लगा लें या नीचे गीजियाँ डाल दें या गद्दे डाल दें ताकि बच्चा लुढ़क के नीचे नहीं जाए. तो हम बच्चों के इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की लाइफ को रेस्ट्रिक्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है. तो हम उन चीजों का ध्यान रख लें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बजाय इसके कि हम बच्चों को कहेंगे नहीं तू खेलने मत जा क्योंकि चोट लग जाएगी. नो,
दैट्स नॉट जस्टिफाइड। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल से बात की हमने और मुझे लगता है न्यू मॉम्स को बहुत हेल्प होने वाली है। क्या आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं हर पेरेंट के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पाल रहे हैं। शायद जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से पाल रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चों को सिर्फ़ प्यार देना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, उनको कल के लिए तैयार करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। कल जब हम नहीं होंगे उनके साथ, तो भी उनमें इतनी स्किल्स होनी चाहिए लाइफ़ के बारे में कि वो अपनी ज़िंदगी खुद अकेले जी सकें। और इसलिए हमें अपने बच्चों को कल के लिए तैयार करना है, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना है और उस इंडिपेंडेंट बनाने की प्रोसेस बहुत पेनफुल होती है। तो हमें सिर्फ़ पेरेंटहुड के जॉय के साथ में उस पेन को भी एंड्योर करना पड़ेगा, बच्चों को कल के लिए तैयार करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी बच्चे को कभी पेरेंट्स पे गुस्सा नहीं आया, तो शायद वो अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। ऐसे मोमेंट्स होंगे जब बच्चों को आप पे गुस्सा आएगा, वो एक्सप्रेस करेंगे, आप वो सर्टिफ़िकेट आपके बुरे पेरेंट होने का सर्टिफ़िकेट नहीं है, वो आप याद रखिए मेरी बात कि वो आपके अच्छे पेरेंट होने का सर्टिफ़िकेट है। अगर आपका बच्चा आपसे नफ़रत करता है कभी किसी मोमेंट पर, तो वो शायद एक सर्टिफ़िकेट है कि आप बहुत अच्छे पेरेंट रहे हो। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर और वाक़ई मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली जो आज तक नहीं पता थी और उम्मीद करती हूँ कि इस एपिसोड को आपने बहुत एन्जॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अप्लाई करेंगे जब भी सर ने कहा। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ और बहुत सारी नई चीज़ों के साथ जो आपकी ज़िंदगी में शायद थोड़ा-सा कुछ बदलाव कर दे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।